गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 फ्रॉम एनसीईआरटी रिवाइज करेंगे एंड फिर हम इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो इसमें जो कंसेप्ट्स हैं चैप्टर 1 दैट इज नंबर सिस्टम और यू कैन से रियल नंबर्स। तो ये जो हमारा नंबर सिस्टम का चैप्टर है, इस चैप्टर में हमारे पास तो नंबर सिस्टम चैप्टर में हमारे पास ये कंसेप्ट्स हैं। फर्स्ट नंबर चार्ट, जिसमें हम सीखेंगे कितने डिफरेंट टाइप्स के नंबर हैं। सेकंड इज रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स, उसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, कैसे हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन को p by q फॉर्म में। फिर थर्ड टॉपिक है हमारे पास हाउ टू रिप्रेजेंट द रूट ऑन नंबर लाइन। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ और ड्राइंग ऑफ स्क्वायर रूट नंबर, जैसे एग्जांपल रूट 2, रूट 3, रूट 5 एक्सेट्रा ऑन नंबर लाइन। बेसिकली रूट x को कैसे रिप्रेजेंट करोगे नंबर लाइन पर। इसके दो मेथड होते हैं, पाइथागोरस से भी और सेमी सर्कल वाले मेथड से भी। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास विजुअलाइजेशन। तो विजुअलाइजेशन में हम किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग नंबर को या फिर कोई डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर को नंबर लाइन पर विजुअलाइज करते हैं विजुअलाइजिंग क्लास की हेल्प से। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सर्ट्स का, SURDS सर्ट्स, जहां पर हम कुछ स्क्वायर रूट a इस टाइप के कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं और इसके बारे में a + b² a² - b² इन सब के बारे में देखते हैं, हाउ टू ऐड रूट और हाउ टू मल्टीप्लाई देम। और फिर लास्ट टॉपिक है हमारे पास एक्सपोनेंट एंड पावर्स का, मींस a की पावर m * a की पावर n, इस टाइप की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं हम, जिसमें हम एक्सपोनेंट या पावर कह लो या इंडेक्स कह लो, उससे कुछ डील करेंगे। तो नंबर सिस्टम चैप्टर में हमारे पास छोटे छोटे ये सब कंसेप्ट्स और टॉपिक्स हैं। तो वन बाय वन हम इनको गो थ्रू करते हैं और इस चैप्टर को साथ साथ रिवाइज करेंगे विद एक्सरसाइज। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय अ रियल नंबर। बेसिकली फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड और below that you know about the horizontal line. This horizontal number line is also called real number line, in which 0 is placed in the middle and then will take integer values or integers to represent right hand side 1, 2, 3 and so on, or -1, -2, -3 on left hand side. Every integer is placed on the number line and it doesn't mean that this number line contains only integer. In fact, this number line contain every real number. दो इंटीजर के बीच में भी बहुत सारे रियल नंबर हैं, दे आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। ऑल्सो 0 और 1 जैसे इसके बीच में है, तो ये जो नंबर लाइन है इसमें रैशनल नंबर भी इनफाइनाइट है और इररेशनल नंबर भी इंक्लूड है। अच्छा, इस नंबर लाइन पर ये प्लस इनफिनिटी तक जाता है, ये माइनस। इस नंबर लाइन पर जो भी ये नंबर्स हैं, इनसे ही आप देख सकते हो कि हमारे कितने डिफरेंट टाइप के नंबर हैं। जैसे अगर हम यहां से देखें नंबर लाइन को और आगे देखें 1 2 3 4 चलता जाएगा टिल प्लस इनफिनिटी, that means endless. So this counting goes on. These are called counting numbers or natural number or positive integers. अब हम अगर इसमें 0 इंक्लूड कर लें तो ये बनेंगे होल नंबर्स। और अगर हम इस नंबर लाइन के सभी ये जो डिजिट्स लिखे हुए हैं -b, +b और 0b, they all are integers. Okay, तो इंटीजर को मैं ऐसे कह सकता हूं, the whole number taken together with the negative numbers becomes integers. Every natural number is a whole number, but every whole number is not a natural number. जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर में तो इंक्लूड है, दिख ही रहा है यहाँ से। अच्छा, अब 0 1 या 1 से 2 या 2 से 3, every two consecutive positive integer मतलब नेचुरल नंबर, एक ही बात है। इनके बीच में यहाँ पर भी तो पॉइंट्स होंगे, ये नंबर लाइन कंटिन्यूअस बनी है, तो ये जितने भी नंबर लाइन पर पॉइंट्स है, एवरी पॉइंट रिप्रेजेंट अ रियल नंबर। तो ये जो पॉइंट है, सपोज ये 1.5 है या 3/2 है, तो 3/2 और 1.5 बोथ आर रैशनल नंबर। ये उसकी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म है और 3/2 p/q फॉर्म है। तो रैशनल नंबर इज दैट व्हिच इज
in the form of p by q, where p and q are some integers and q is not equal to 0, and it is in simplest form where you cannot cancel p by q. there is the last common factor which is 1. 3 by 2 में और कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ये इसकी सिंपलेस्ट या स्टैंडर्ड फॉर्म में. अगर ये लिखा होता 9 by 6 तो आप इसको सॉल्व करते 3 by 2 पर आ जाता. तो अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई. अब इसके बीच में 1 और 2 के बीच में यहाँ एक और नंबर भी होगा, दैट इज √2, जिसकी वैल्यू होती है 1.414 एंड सो ऑन. तो ये देखो 1.5 यहीं पर टर्मिनेट हो गया, बट ये वाला कभी टर्मिनेट नहीं हो रहा. तो दिस टाइप का जो नंबर है इसको बोलते हैं इररेशनल नंबर व्हिच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग और नॉन रिपीटिंग. एक ही बात होती है. तो यानी कि ऐसे ही हर दो कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में देयर आर इनफाइनाइट रैशनल एज वेल एज इररेशनल नंबर्स. तो इटसेल्फ इस नंबर लाइन पर हम सभी नंबर्स देख सकते हैं. अब चाहे इस नंबर लाइन पर सभी रियल नंबर्स हैं जो कि रैशनल और इररेशनल में डिवाइडेड है, फिर रैशनल जो है वो फ्रैक्शन में यानी कि इस टाइप के नंबर में, या फिर नॉन फ्रैक्शंस में डिवाइडेड है लाइक इंटीजर्स. अगर मैं आपसे पूछूं ये इंटीजर्स, क्या ये इंटीजर रैशनल नंबर है? द आंसर इज यस, दे आर आल्सो रैशनल नंबर. फॉर एग्जांपल 3 को हम 3 by 1 लिख सकते हैं, इट इज आल्सो 3. तो p by q फॉर्म आ गई. 2 को 2 by 1 लिख सकते हैं, 0 को 0 by 1 लिख सकते हैं. एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर. ओके, तो रियल नंबर रैशनल और इररेशनल में डिवाइड होते हैं. रैशनल फिर इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स. नॉन इंटीजर्स मतलब इस टाइप वाले जिसमें फ्रैक्शन आएगा, जो दो इंटीजर के बीच में आते हैं, नॉन इंटीजर्स है वो, एंड दे आर द रैशनल नंबर. स्पेसिफिकली दे आर कॉल्ड फ्रैक्शंस. अच्छा, फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि फ्रैक्शन पॉजिटिव लिया जाता है और रैशनल नंबर पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो सकता है. अच्छा, एक बात और, अगर 2 by -3 लिखा है तो आप इसको -2 by 3 लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें और इसमें, दे आर बोथ सेम. ये जो माइनस लिखा है इसको आप ऊपर भी लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. तो इसका मतलब यही होता है. ओके, तो p और q में से कोई भी नेगेटिव हो सकता है. इनफैक्ट जब p और q में से एक नेगेटिव होगा तो वो रैशनल नंबर नेगेटिव है. अगर दोनों ही नेगेटिव होंगे तो वो रैशनल नंबर पॉजिटिव है, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा. तो 1/2.5 दिस इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर. तो दिस इज अ रैशनल नंबर and also as a fraction, but -2 by 3 is a rational number but not a fraction. Why not a fraction? Fraction में a by b में a और b दोनों ही पॉजिटिव होते हैं. अच्छा, 0 क्यों नहीं लेते? क्योंकि 0 से आप किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, इट इज नॉट डिफाइंड. ओके, तो ये था रियल नंबर लाइन का कंसेप्ट, जहां पर हमने रियल नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, रैशनल एंड इररेशनल. तो आप ये भी कह सकते हो अ रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रैशनल और इररेशनल नंबर. एनी नंबर व्हिच इज रैशनल और इररेशनल इज कॉल्ड अ रियल नंबर. मतलब रियल नंबर इंक्लूड्स ऑल द रैशनल एंड इररेशनल नंबर. रैशनल नंबर आर ऑफ टू टाइप्स, दैट आर integers and non-integers. Integers may be positive, may be negative, may be zero. Positive integers are called natural number, including zero called whole number, and including negative called integers. अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर दो टाइप के होते हैं आपके पास, इवन एंड ऑड, फिर उसमें प्राइम एंड कंपोजिट. और अब हम देखें अगर नॉन इंटीजर यानी फ्रैक्शंस के बारे में, तो फ्रैक्शन जो होता है वो p by q फॉर्म का होता है, जहां पर ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू होंगी, p और q. और अगर मैं रैशनल नंबर की बात करूं तो उसमें फ्रैक्शन भी आ जाएंगे और नेगेटिव वाले भी आ जाएंगे और इंटीजर्स भी आ जाएंगे. ओके, नेक्स्ट इज ये आपका एक नंबर चार्ट हो गया. तो अब इसमें हम देखते हैं इस नंबर चार्ट के बारे में कि हम इस नंबर चार्ट को ऐसे समझ सकते हैं. फर्स्ट रियल नंबर, सेकंड इसके दो पार्ट करेंगे. एक है हमारे पास रैशनल और दूसरी कैटेगरी है हमारे पास इररेशनल की. इररेशनल नंबर वो है जो p by q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकते, q is not equal to 0, इस फॉर्म में नहीं आ सकते. और रैशनल नंबर p by q फॉर्म में होते हैं जहां पर q is not equal to 0 and p and q are integers. p और q क्या होंगे? ये दोनों ही इंटीजर वैल्यू होंगी. p and q are integers. इंटीजर्स अपने आप में कंप्लीट नंबर होते हैं, they are not in fractions. ओके, रैशनल नंबर फिर फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होते हैं. रैशनल में नेगेटिव भी इंक्लूड होंगे, पॉजिटिव भी इंक्लूड होंगे. अब इसके दो पार्ट होंगे, एक फ्रैक्शन. अब फ्रैक्शन में वो रैशनल नंबर आएंगे जो p by q फॉर्म में होंगे, लेकिन p और q दोनों ही क्या होंगे? पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0. दैट इज अ फ्रैक्शन. अब फ्रैक्शन में छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन. तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है. जैसे मिक्स फ्रैक्शन या मिक्स न्यूमेरल कहते थे 2 3 by 4, दैट मींस 4 2 8 plus 3 11 by 4. अच्छा, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? तो प्रॉपर फ्रैक्शन
प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसमें जैसे 1/3, 2/7, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो प्रॉपर, और इम्प्रॉपर में ऑपोजिट होता है, जैसे 11/4, 22/7 improper fraction. 22/7 is a fraction, this is a rational number, it is not pi. 22/7 पाई की अप्रोक्स वैल्यू होती है, पाई इटसेल्फ कैसा नंबर होता है, इररेशनल, और 22/7 उसकी अप्रोक्स लगभग वैल्यू लेते हैं। पाई नियर टू 22/7 होता है, नॉट एग्जैक्ट 22/7। पाई एग्जैक्टली तो कैसा नंबर है, इररेशनल और नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रेकरिंग टाइप का नंबर है, दिस इज 3.1415 एंड सो ऑन, और ये कभी भी एंड नहीं होता। तो हम इसको इस डेसिमल के कुछ डिजिट प्लेसेस तक लेते हैं जहां तक हमें सफिशिएंट लगता है एज पर द क्वेश्चन। ओके, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, जैसे 2/7, 3/7 ये लाइक फ्रैक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर सेम रहता है। अनलाइक फ्रैक्शन, अगर यहां पर मान लो मैंने 6 लिख दिया, 7 लिख दिया, 8 लिख दिया, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएंगे, ये भी अनलाइक हो जाएंगे। ओके, डेसिमल फ्रैक्शन जिसकी डिवाइड में 10 होता है या 10 की पावर्स होती हैं, 4/100, 2/10, ये डेसिमल फ्रैक्शन है। अच्छा, जो फ्रैक्शंस होते हैं उनको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, उनको हम डेसिमल रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, उसको डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं और p/q फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, तो रियल नंबर, रैशनल, इररेशनल, रैशनल, p/q, p and q आर इंटीजर। तो इसका एक पार्ट हुआ था हमारे पास फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन समझ में आ गया आपको, फ्रैक्शन के टाइप्स पता लग गए, और दूसरा पार्ट जो हुआ इसका इंटीजर। ओके, क्योंकि कोई भी रैशनल नंबर होगा, सपोज 5 एक रैशनल नंबर है, तो 5 डिवाइड बाय 1 ये रैशनल फॉर्म में आ गया p/q, और 5/1 5 होता तो ये इंटीजर भी आ गया, यानी सारे इंटीजर रैशनल नंबर से ही आए हैं, सारे रैशनल नंबर रियल नंबर से आए हैं, सारे इररेशनल नंबर रियल नंबर से आए हैं। रियल नंबर के दो टुकड़े हो गए, रैशनल के फिर दो टुकड़े हो गए। अब इंटीजर्स के फिर हमने दो करे, एक तो हमने करा पॉजिटिव इंटीजर, एक करा हमने नेगेटिव इंटीजर। बट अब एक बात है कि पॉजिटिव भी कर लिया, नेगेटिव भी कर लिया, जीरो कहां गया, तो हमने उसके लिए क्या करा, पॉजिटिव इंटीजर को सेकंड पॉइंट पर रख लिया, इससे पहले हमने यहां पर इसको डिवाइड किया होल नंबर्स में। तो इंटीजर्स में नेगेटिव अलग कर लिया, और नेगेटिव के अलावा नॉन नेगेटिव रह गए, नॉन नेगेटिव जो नेगेटिव नहीं है वो नॉन नेगेटिव होल नंबर होते हैं। तो जो नॉन नेगेटिव है यानी होल नंबर है, इसके दो पार्ट करें, एक तो जीरो स्पेशल नंबर गिवन बाय आर्यभट्ट, और दूसरा फिर पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर के आपने बचपन में यही स्टार्ट किया हुआ पढ़ना, पॉजिटिव इंटीजर मतलब काउंटिंग नंबर्स, और इनको हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं, जो 1 2 3 4 एंड सो ऑन होते हैं। अच्छा, अब जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, हाँ जीरो को हम होल नंबर में काउंट करते हैं, जीरो को हम नॉन नेगेटिव इंटीजर कह सकते हैं, जीरो इज, और कहते भी हैं इसको, आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो इट इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, इसको नॉन पॉजिटिव इंटीजर भी कह सकते हैं। ओके, पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं फर्दर, इवन इंटीजर्स और ऑड इंटीजर्स। फिर इवन दो टाइप के होते हैं, एक तो इसमें प्राइम होता है और दूसरा इसमें क्या आ जाता है हमारा कंपोजिट आ जाता है, प्राइम एंड कंपोजिट। प्राइम इवन सिर्फ 2 ही नंबर होता है और कंपोजिट अदर्स, ऑड में भी प्राइम और कंपोजिट। इसके अलावा ट्विन नंबर्स भी होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम कैसे होते हैं, ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 का हो, जैसे एग्जांपल 3 और 5 दोनों ही प्राइम है और इनका डिफरेंस 2 का है, 11 और 13, these are twin prime numbers। इस तरह से और बहुत सारे नंबर्स होते हैं आपके पास, जैसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, जैसे 1 4 9 16, जो नंबर किसी ना किसी इंटीजर का स्क्वायर है, दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट क्यूब नंबर भी होते हैं, जैसे 27 64, जो किसी नंबर का क्यूब है। ओके, आफ्टर दिस परफेक्ट नंबर्स भी होते हैं, जो नंबर अपने ही फैक्टर्स के सम के इक्वल आ जाए, उस नंबर को परफेक्ट नंबर कहते हैं। एग्जांपल के लिए 14, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखनी है, इट सेल्फ नंबर को नहीं लेना। अब 14 के फैक्टर्स क्या क्या है, 1 है, 2 है, 7 है, और एक और भी है 4 भी, इसको तो 7 और 2 9 और 1 10। ओके सॉरी, 14 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर, 28 होगा, तो 28 लेते हैं। जैसे 1, इसके फैक्टर्स क्या 28 के, 1 है, 2 है, 7 है, 14 है, तो 1 + 2 + 7 + 14, 28 इटसेल्फ नंबर को छोड़ना है, वो नहीं लेना। 14 और 7 21, 4 भी है इसका फैक्टर। ओके, ऐड करते हैं, 4 और 14 18, 18 और 7 25 और 3 28। तो ऐसा नंबर जो अपने सभी फैक्टर्स के सम के इक्वल आ जाए एक्सेप्ट दैट नंबर, 28 को छोड़कर।
तो ऐसे नंबर को परफेक्ट नंबर कहते हैं। ओके, ये हो गया। और इसके अलावा हमारे पास कुछ ट्रायंगुलर नंबर्स भी होते हैं, जैसे ये एक ट्रायंगुलर नंबर है, इससे एक ट्रायंगल बन रही है, तो इससे ये यहां पर है। थ्री, कितने इसमें डॉट्स हैं? 6, इसके बाद 10, 1, ये भी एक ट्रायंगल की फॉर्म में ही जाएगा, तीनों साइड कंसाइड होगी, फिर 3 पॉइंट है अलग अलग, 1, 3, 6, 10, ये इस टाइप के नंबर ट्रायंगुलर नंबर होते हैं। स्क्वायर नंबर्स भी होते हैं इस टाइप से। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। चलिए, तो नंबर सिस्टम में हमने अभी जो चार्ट करा उसका बेनिफिट क्या होता है, जैसे मैंने अभी लिखा था रियल नंबर रैशनल और इररेशनल में है, फिर रैशनल फ्रैक्शन और इंटीजर में है, फिर इंटीजर होल और नेगेटिव में है, फिर होल जीरो और पॉजिटिव इंटीजर में है, यानी नेचुरल नंबर में। इसका बेनिफिट ये हुआ, नीचे से ऊपर अगर जाएंगे तो ट्रू होगा, ऊपर से नीचे फॉल्स होता जाएगा। जैसे अगर मैं पूछूं एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर तो ट्रू होगा, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर ट्रू होगा, एवरी इंटीजर इज अ रियल नंबर ट्रू होगा, एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर ट्रू होगा। नीचे से ऊपर कहीं भी चले जाओ ट्रू होगा, लेकिन ऊपर से नीचे फॉल्स होगा। अब मैंने पूछा एवरी रैशनल इज अ होल नंबर, फॉल्स। व्हाई? 2/3 इज अ रैशनल बट इट इज नॉट अ होल नंबर। Every positive integer is a rational number, true, but every rational number is a positive integer, false, because 1/2 is a rational number, it is not a positive integer। ऊपर से नीचे false होगा, नीचे से ऊपर true होगा। जो ये ऊपर वाला नंबर है इसी से निकले हुआ जो नंबर है वो नीचे नीचे चले गए, तो जो भी यहाँ पर एक नंबर है वो ऊपर वाले नंबरों से ही आया है, तो यहाँ से इस चीज का बहुत बेनिफिट हो जाता है। ओके, तो एक्सरसाइज 1.1 आपकी यहाँ पर हो जाती है। मैं एक बार 1.1 के बारे में बता देता हूँ। तो एक्सरसाइज 1.1 में first question है every zero is a rational number? Yes, 0 is a rational number. Can you write it p by q form? Yes, we can write it 0/1, 0/2 and so on. अच्छा, find 6 rational number between 3 and 4। 3 and 4 के बीच में हमें 6 rational number find करने हैं। तो कैसे find करेंगे? अगर हमें 6 rational number find करने हैं तो n कितना हो गया 6, तो n+1 निकालेंगे हम, वो कितना आया 7। अब हम क्या करेंगे, 3 को हम 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड, ये कट जाएगा, 3 ही है तो 3 को हम ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि हम 3 को क्या लिख सकते हैं 21/7 लिख सकते हैं। इसी तरह से हम 4 को भी 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड करके लिखेंगे 28/7। ये जो 21/7 28/7 है, ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गए 3 और 4 के। अब हमें 3 और 4 के बीच में, यानी 4 जो है वो 28/7 है, 3 जो है वो 21/7 है, इनसे 3 से बड़े और 4 से छोटे, तो हमें यहाँ पर ये नंबर चाहिए। तो 21/7, 3 जो है वो 21/7 है, 4 जो है वो 28/7 है, तो पहला 3 से बड़ा नंबर क्या होगा 22/7, इन दोनों के बीच में ढूंढो, न्यूमरेटर को बड़ा करते रहो, फिर 23/7, फिर 24/7, इस तरह से आप चलते जाओगे 27/7। तो कितने नंबर मिल गए आपको 1 2 3 4 5 6 25 26 27, तो 6 रैशनल नंबर मिल गए आपको 3 और 4 के बीच में। मिनिमम आपको 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज आप n 10 ले सकते हो, 20 100 कुछ भी ले सकते हो, तो आपके पास वो नंबर आ जाएंगे। एक और तरीका भी हो सकता है, 3 और 4 के बीच में उसने कहा था कितने 6 निकालने हैं, तो 3 को 3.0 लिख लो, 4 को 4.0, डेसिमल के बाद जितने मर्जी जीरो लगा लो, देयर इज नो डिफरेंस, वो उसके इक्वल ही रहता है। ओके, तो 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6, तो ये भी बहुत इजी सा एक तरीका हो सकता है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ये सभी रैशनल नंबर है डेसिमल फॉर्म में 3 और 4 के बीच में। अगर आपसे ये कहे कि 3 और 4 के बीच में 500 रैशनल नंबर निकालो, 500 इजी, तो 3 को 000 लिख लो, 4 को 4.000। अब कैसे करोगे 3.001 3.002 एंड सो ऑन 3.500, तो ये 001 से 500 तक गए, तो ये कितने नंबर आ गए 500 नंबर आ गए, तो ये 3 से 4 के बीच में है, जितने मर्जी निकाल सकते हो। 10,000 इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच में भी इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, तो इस टाइप से आप कर सकते हो क्वेश्चंस को। ओके, नेक्स्ट इसमें 3/5 और 4/5 है, तो 3/5 और 4/5 के बीच में आपको कितने रैशनल नंबर निकालने हैं 5, तो 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड एंड देन यू कैन सॉल्व इट इजीली। 18/30 और 24/30, इनके बीच में आपको कितने नंबर चाहिए 5, तो इजीली आ जाएंगे 19/30 20/30 21/30 और 22/30 23/30। अब एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ ये जो 20/30 इसको कैंसिल करके देना है, दैट इज 2/3। इस तरह से ये भी 3 पर कैंसिल हो जाएगा, 7/10। ओके, अगर यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर डिफरेंट आ जाए तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल सपोज 2/3 और 4/5 के बीच में हमें
4 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, 4 रैशनल नंबर निकालेंगे। ये 3 और 5 सेम नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको सेम बनाएंगे। सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड, इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड। ये बन गया 12/15 और ये कितना बन गया 10/15। अब क्या करना है, हमें 4 रैशनल नंबर चाहिए, तो 4 चाहिए तो n4 है, हमें जो निकालना होता है वो n, 4 रैशनल नंबर चाहिए तो हम n+1 लेंगे 5, तो 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो जो ओरिजिनल नंबर था 2/3 वो इसके इक्वल है, और इसको मैंने जो ये मल्टीप्लाई करके आया उसको फिर 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये इसके इक्वल भी होगा, यानी कि 50/75 और यहां से 60/75। तो इजीली आपको बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे, 51, 52, 53, 54, चार ही निकालने थे, मिल गए, और डिवाइड बाय क्या कर दोगे 75, और इनको डिवाइड करके तो आप इजीली निकाल ही सकते हो। 2/3 और 4/5 को डेसिमल में लाकर फिर उससे तो आप निकाल ही सकते हो। ओके, नेक्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो आपको ट्रू फॉल्स बताना है एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। इफ इट इज ट्रू देन वी डोंट गिव एनी रीजन, इफ इट इज फॉल्स देन वी जस्टिफाई द रीजन कि वो फॉल्स क्यों है। जैसे फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो इफ यू रिमेंबर दैट चार्ट, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो होल नंबर के दो पार्ट हुए थे, एक तो जीरो और एक नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर must come from whole number, तो every natural number must be a whole number, तो first हो गया true। every integer is a whole number, every integer is a whole number, तो ये false हो गया। -2 is an integer but it is not a whole number। okay, every rational number is a whole number, ये भी false हो गया। every rational number is not a whole number, 2/3 is a rational number but it is not a whole number। irrational number are those number which are not written in the form of p/q form, not written in the form of p/q। अच्छा, 1.2 एक्सरसाइज देखते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट पार्ट, एवरी इररेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो एवरी इररेशनल नंबर इज अ रियल नंबर इज अ ट्रू स्टेटमेंट। रियल नंबर के दो पार्ट थे, रैशनल, इररेशनल। तो एवरी इररेशनल नंबर कम्स फ्रॉम अ रियल नंबर, इट इज ऑलवेज अ रियल नंबर। अच्छा, सेकंड कहता है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। ये जीरो लिया मैंने, नंबर लाइन 1 2 3 और यहां पर -1 -2 एंड सो ऑन। अब जैसे अगर आपसे पूछे स्क्वायर रूट ऑफ 4 का आंसर क्या आएगा, तो प्लस -2 नहीं आता, स्क्वायर रूट का आंसर क्या आता है +2। ये प्लस का ही देते हैं स्क्वायर रूट, साइन यहां लगा होता है प्लस या माइनस का, यहां प्लस आता प्लस ही होगा। ओके, अब क्वेश्चन कह रहे हैं कि जो नंबर लाइन पर एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, पॉइंट मतलब कोई भी नंबर ही होगा, नंबर लाइन पर हर एक नंबर एक पॉइंट से रिप्रेजेंट होता है और हर एक पॉइंट एक रियल नंबर को दिखाता है। ये एक नंबर लाइन है, रियल नंबर लाइन है, दिस इज द रियल लाइन और रियल नंबर लाइन। इस रियल नंबर लाइन का हर एक पॉइंट, पॉइंट मतलब ये जो डॉट लगाई है मैंने, हर एक पॉइंट एक रियल नंबर को कोरस्पॉन्ड करता है, ये रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और हर एक पॉइंट रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और हर एक रियल नंबर इस नंबर लाइन पर कहीं ना कहीं प्लेस है और उसकी एक यूनिक वैल्यू है और एक ही वैल्यू है, जैसे 1 2। हाँ, रिप्रेजेंट उसको अलग तरीके से कर सकते हैं, नो डाउट। अगर मान लो मेरे पास यहाँ पर 1.2 है तो मैं उसको 12/10 यानी कि 6/5 से या 1.2 से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। रिप्रेजेंटेशन के तरीके कितने भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर 2 है बट वो उसका वैल्यू यूनिक ही है और वो अपना प्लेस एक ही रखता है। अब क्वेश्चन कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन का हर एक पॉइंट को क्या आप √m फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हो, √m फॉर्म से। जैसे मान लो मेरे को इस 2 नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसको 2√4 लिख दूंगा, 2 को मैं √4 लिख दूंगा, 3 को √9 लिख दूंगा। हाँ, तो पॉजिटिव जो नंबर है वो तो रिप्रेजेंट हो सकते हैं √2 से, जो पॉजिटिव नंबर है वो तो स्क्वायर रूट 2 से रिप्रेजेंट, मतलब स्क्वायर रूट से रिप्रेजेंट हो सकते हैं। बट व्हाट अबाउट, अब जैसे 1.2 को रिप्रेजेंट करना है तो 1.2 का स्क्वायर होता है 1.44, 12 का स्क्वायर। तो अगर मैं 1.44 का रूट करूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आएगा 1.2। इसका मतलब मैं डेसिमल वाले नंबर को भी रूट फॉर्म से दिखा सकता हूँ, √m फॉर्म से दिखा सकता हूँ। लेकिन अब एक बार देखो, यहाँ पर ये जो m है, ये वाला m 1.2 नंबर को दिखाने के लिए जो ये m है, ये m कैसा आया, डेसिमल में आ गया। क्या 1.44 नेचुरल नंबर है? नहीं, ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो बस इजी फॉल्स दिखा दिया हमने। कैसे? क्वेश्चन कहता है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m। नंबर लाइन का हर एक पॉइंट √m फॉर्म का है क्या, पूछ रहा है वो हमसे कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, जहां पर m नेचुरल नंबर होना चाहिए। 1.2 नंबर लाइन पर है, ये √m फॉर्म का नहीं है, क्योंकि 1.2 अगर √m फॉर्म का होता तो m
को क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर एज पर द क्वेश्चन। उसने कहा था कि वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, तो 1.2 इज नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ रूट m, वेयर एज m इज अ नेचुरल नंबर। m जब नेचुरल नंबर लोगे तो रूट m से आप 1.2 1.3 कोई भी डेसिमल वाले नंबर को, फ्रैक्शन वाले नंबर को नहीं दिखा सकते, सिर्फ आप इंटीजर्स को ही दिखा सकते हो। फर्दर नेगेटिव नंबर को भी नहीं दिखा सकते, किसी भी स्क्वायर रूट का आंसर नेगेटिव नहीं आता, नॉट पॉसिबल। तो किसी भी नेगेटिव नंबर को भी नहीं दिखा सकते, इवन जीरो को भी नहीं दिखा सकते। जीरो को दिखाने के लिए मुझे रूट जीरो लिखना पड़ेगा, और ये जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, तो स्टेटमेंट होगी फॉल्स। नेक्स्ट, every real number is an irrational number, तो ये उल्टा हो गया, every real number is an irrational number, it is a false because it can be rational also। हर एक रियल नंबर irrational थोड़ा ना होता है, rational भी हो सकता है, that means the statement is false। okay, इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, are the square root of all positive integers irrational? are the square root of all positive integers? तो let us do the square root of 16, it is 4, which is a positive integer, but root 17 ये तो नहीं आएगा, इसका आंसर 4 तो नहीं आएगा, इसका तो डेसिमल में निकलेगा, इरेशनल नंबर है ये। अच्छा, तो वो ये पूछ रहे हैं आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, तो कुछ के इरेशनल होंगे, कुछ के रैशनल भी हो सकते हैं, तो आंसर आएगा फॉल्स। इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। ऐसे नंबर का एग्जांपल दो जिसका स्क्वायर रूट रैशनल निकले, जैसे 4/1 रैशनल है, तो ये एग्जांपल दे दो, रूट 25 दे दो, रूट 9 दे दो, 0 1 100 बहुत सारे हैं, इन सब के क्या निकलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के सभी जो स्क्वायर रूट है वो रैशनल नंबर आएंगे। थर्ड क्वेश्चन कहना है शो दैट रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। रूट 5 को आप नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करोगे, रूट 2 को, रूट 3 को एंड सो ऑन, इस टाइप की। तो इसको करने के दो मेथड होते हैं, रूट 5 को रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन। फर्स्ट मेथड क्या, देखो ये जो रूट 5 है ना, इसको सबसे पहले आप किसी भी वैल्यू के इक्वल लेट कर लो, लेट रूट 5 इज इक्वल टू x, स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, x का स्क्वायर आएगा और रूट 5 का स्क्वायर 5। देखो पहले तो आप ये समझ लो, ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल होता है, इस सिंबल को बोलते हैं स्क्वायर रूट सिंबल, स्क्वायर रूट सिंबल, या फिर आप इसको बोल सकते हो सेकंड रूट, दिस इज द सेकंड रूट। अगर यहां पर ऐसे आए 27 और यहां 3 लिखा हो, यहां पर स्क्वायर रूट, ये जो रूट का सिंबल है, यहां स्क्वायर रूट नहीं बोलूंगा, क्यूब रूट हो जाएगा, ये यहां 3 आ गया, 3 आने से ये बना क्यूब रूट, या फिर इस क्यूब रूट का दूसरा नाम होता है थर्ड रूट, दिस इज द थर्ड रूट। ये सर्ट्स का टॉपिक है, इसको SURDS सर्ट्स भी कहते हैं, ये जो इसको रेडिकल साइन भी कहते हैं, रेडिकल साइन या सर्ट्स। जैसे यहाँ पर जो क्यूब रूट है ये 1/3 है ना, ये 1/3 जो है, ये इसका जो साइन है वो रेडिकल साइन है, यानी जब किसी भी इंटीजर की जो पावर होती है, जो इंडेक्स होता है, इसका मतलब यही तो है 27 की पावर 1/3, इसका मतलब है 5 की पावर 1/2। तो जब ये जो पावर होती है, ये पावर फ्रैक्शन में होती है, तो फिर उस केस में हम उसको बोलते हैं सर्ट्स या रेडिकल साइन। तो ये रेडिकल साइन या 1/3 हमारा रेडिकल साइन है। इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, हम क्या करते हैं, जो रेडिकल साइन यहाँ पर 3 है, उसको 3 से काटने के लिए इसको अंदर फैक्टराइज करेंगे, सो दैट इसकी पावर 3 में कंटेन हो जाए। जैसे 27 3 की पावर 3 होता है इनटू 1/3। अगर आप पूछो मेरे से 26 की पावर 1/3 ये कैसे करेंगे, तो लॉगरिथम की हेल्प से करेंगे। ये लॉग ले लेंगे बोथ साइड, इसको x मानकर फिर एंटी लॉग वगैरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आपके पास ऐसा कोई डायरेक्ट नंबर नहीं है जिसकी पावर 3 26 आ जाए। तो दिस विल बी अ इररेशनल नंबर, ये जो क्वांटिटी आएगी ये रैशनल नहीं आएगी, इररेशनल नंबर आएगी। द सिंपल रीजन इज दिस इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, और यहाँ ये परफेक्ट क्यूब था। तो आपको अभी आपके सिलेबस में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जो परफेक्ट नंबर्स होंगे, परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे, सो दैट आप उसको उतनी पावर में एक्सप्रेस करो और कैंसिल करो और आंसर दे दो। तो 27 का 1/3 पावर जो है क्यूब रूट या थर्ड रूट कहेंगे, तो आंसर 3 आ गया। इसी तरह से यानी मैं ये कहना चाहता हूं, अगर ये रूट 5 लिखा तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो 5 की और 1/2 से। जब आप इसके स्क्वायरिंग करते हो तो ये 2 और 2 कट जाता है, आंसर आ जाता है 5। तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर करने से रूट कैंसिल हो जाता है, क्यूब रूट का क्यूब करने से रूट कैंसिल हो जाता है, और nth रूट का पावर n करने से वो nth रूट कैंसिल हो जाता है, और अंदर जो नंबर होता है वही हमारा बच जाता है। Now, but we have done squaring both sides, x का स्क्वायर और ये कट जाएगा कैंसिल, और कितना आएगा रूट 5। ओके,
नेक्स्ट थिंग x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आ गया। अब सोचो अगर हम इसको पाइथागोरस की हेल्प से कर रहे हैं, पाइथागोरस मेथड हम यूज कर रहे हैं, तो पाइथागोरस क्या कहता है कि आपके पास अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल हो तो आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज ये परपेंडिकुलर ये बेस होता है और ये राइट ट्रायंगल एबीसी मान लेते हैं इसके अंदर। दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम के 400 प्रूफ मिल जाएंगे आपको। इट हैव मोर देन 400 प्रूफ। 10th क्लास में सिमिलैरिटी के बेस पर है, 9th क्लास में भी है, और भी बहुत सारे तरीके हैं पाइथागोरस को प्रूव करने के। तो हम किसी दिन लेक्चर, किसी और लेक्चर में पाइथागोरस के बहुत सारे प्रूफ जो है आपको करके दिखाएंगे, बट अभी आप पाइथागोरस का प्रूफ आपको पता भी है ऑलरेडी, तो मैं इसकी रिवीजन करा रहा हूं, तो मैं इसका प्रूफ अभी नहीं करा रहा आपको। तो आपको ये बात पहले से ही पता है, आपने याद कर रखी है, चाहे कुछ भी है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आपको पता है p का स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर के इक्वल होता है। एक बड़ा सिंपल सी बात बताता हूं, एक काम करना, इसकी लेंथ ले लेना 4, इसकी लेंथ ले लेना 3। अब इस 3 लेंथ के ऊपर एक स्क्वायर बना देना 3/3 ग्रिड का। 3/3 जैसे 3 सेंटीमीटर लिया या 3 मीटर लिया तो 3 मीटर की एक्सटेंड करके स्क्वायर बना देना, और इस पे 1/1 के आपने क्या करने हैं, 1/1 के स्क्वायर बना लेने हैं। ऐसे ही इसकी लेंथ 4 लेकर इस पे भी 1/1 के स्क्वायर बना लेने हैं। यहां पर आप गिनोगे 16 स्क्वायर होंगे, यहां पर आप गिनोगे 9 स्क्वायर होंगे, और अब इसके ऊपर भी इतनी ही लेंथ के आपने स्क्वायर बना लेने हैं। जब आप इनको 1/1 यूनिट के स्क्वायर बनेंगे, ये जब आप इनको गिनोगे ना 25 होंगे, which is the square of 5। तो आपको पता लगेगा कि 16 और 9 को अगर हम प्लस करें तो हमारा कितना आता है 25, यानी कि इस साइड के स्क्वायर को और इस साइड के स्क्वायर को प्लस करें तो हमारा इस साइड का स्क्वायर आ जाता है। ये बड़ा सिंपल सा और एक क्रिएटिव प्रूफ है। क्राफ्ट में भी आप इसको यूज करके आप इसको ड्राइव कर सकते हो। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। ओके, अब हम इसको यहाँ पर यूज कैसे करेंगे, देखो आप समझो ये h स्क्वायर 5 के इक्वल है, तो मुझे इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में। अब मैं चाहता हूं कि p और b ऐसे नंबर हो जो इंटीजर्स हो, ताकि मैं उनको ड्रॉ भी कर सकूं। तो ऐसा करने के लिए एक नंबर तो 1 है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, दैट इज इजी टू हैंडल। तो मैं इस 5 को 1 + 4 लिख सकता हूं, और इजी हो गया, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, और 4 को क्या लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो गया। दैट मींस अगर ये क्या हो, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर स्क्वायर बन जाएगा, यानी p1 हो और बेस 2 हो, तो ये जो x का स्क्वायर है ये h का स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां से आप रिप्रेजेंट करोगे। अब नंबर लाइन पर कैसे दिखाओगे, देखो आपने एक नंबर लाइन ले ली, यहां पर 0 है, अब 0 के बाद यहां 1 और यहां पर 2, तो बेस आपने 2 ले लिया, इस 2 पर आपने एक पॉइंट रख लिया a, और ये पॉइंट आपका O है ऑलरेडी। अब यहां पर आपने एक कंपास से राइट एंगल बना लिया, ऐसे बनाते हो राइट एंगल 90 डिग्री। अब राइट एंगल बनाने के बाद आपने एक आर्क कट करी यहां से कंपास से, और उसकी लेंथ रखी 1। तो ये लेंथ होगी हमारे पास परपेंडिकुलर, ये लेंथ होगी बेस, और इन दोनों को आपने ज्वाइन कर दिया। ये ज्वाइन करा तो ये चीज क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। ये 2 है लेंथ, ये 1 है। अगर मुझे हाइपोटेन्यूज की लेंथ लगानी है तो आई अप्लाई द फार्मूला h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 एंड base स्क्वायर 2 स्क्वायर इज 4। तो h की वैल्यू √5 आएगी, ये स्क्वायर था रूट में आ गया, तो ये जो लेंथ है ये ऑटोमेटिक लेंथ कितनी आ गई, √5, व्हिच इज 2.23 समथिंग, ऐसा कुछ नंबर है, ये इररेशनल नंबर, नॉन कन्वर्टिंग, नॉन रेकरिंग। अब कंपास से इतनी लेंथ के इक्वल कंपास ओपन करके कंपास की एक टिप यहां रखकर एक आर्क लगा देंगे ऐसे। तो ये जो यहां तक की आर्क लगी, इस पॉइंट का नाम p रख देंगे, तो जो OP लेंथ होगी हमारी, OP लेंथ, वो लेंथ किसके इक्वल है, AC लेंथ के इक्वल है, और AC लेंथ कितनी है, h हाइपोटेन्यूज √5। तो आपने OP को √5 को नंबर लाइन पर प्लेस कर दिया। ये पाइथागोरस की हेल्प से ही प्लेस हो सकता था। एक और होता है सेमी सर्कल मेथड, तो पाइथागोरस की थ्योरम की हेल्प से हो सकता था। ये अगर आप रूलर से, स्केल से इसको करोगे तो कभी भी प्लॉट नहीं हो पाएगा। रीजन, क्योंकि दिस इज नॉट एग्जैक्ट। तो ये जो लेंथ है ना, ये एग्जैक्ट मेजरेबल नहीं है स्केल से। तो ये पाइथागोरस का बहुत जबरदस्त एक यूज किया हमने इसके अंदर, बहुत यूटिलिटी पाइथागोरस थ्योरम की यहां से हमें दिख रही है। तो इस तरह से आप √5 को कर सकते हो। ओके, जब आप इसको पेपर में करोगे तो आपको स्टेप्स भी लिखने हैं साथ में कि वी हैव टेकन परपेंडिकुलर बेस एंड दिस। ओके, अगर √5 की जगह आपके पास √2 या √3 इस टाइप का होता तो क्या करते, अगर मान लो √2 होता तो सिंपली 1 + 1, यानी परपेंडिकुलर बेस दोनों 1 लेते और ये अपने आप ही √2 आ जाता। अगर √3 होता तो √3 अगर x मानो तो x स्क्वायर 3 आ गया। अब 3 को हमेशा एक 1 लेना है, बाकी बचा हुआ जो रह गया, तो x स्क्वायर 1 तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन 2 अब यहाँ पर किसी नंबर का स्क्वायर नहीं हो रहा, तो आप इसको ऐसे √2 का स्क्वायर लिख दो। अब √2 पहले आपको प्लॉट ड्रॉ करना पड़ेगा। √2 कैसे ड्रॉ कर सकते हो, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, उसका रूट। अब देखो कैसे करोगे, सबसे पहले तो यहाँ पर 1 लिया हमने एक लेंथ, फिर परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाकर ये भी 1 ले लिया ये लेंथ। अब हमने इसको इससे ज्वाइन कर दिया, ये वैल्यू कितनी आ गई, √2। अब ये नंबर लाइन है। अब हमने क्या करना है, कंपास से इतना लेंथ ओपन करके यहां पर रखकर कंपास एक आर्क लगा देनी है। ये जो आर्क यहां पर आएगी वो कितनी आ जाएगी, √2 की आ जाएगी।
अब हमने इसको इससे ज्वाइन करना है, ये लेंथ √2 है और ये लेंथ 1 है, तो देखो ये बेस आ गया √2 उसका स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर, तो यानी ये जो नई लेंथ आई, ये वाली जो लेंथ आई इसको बोलेंगे √3 और फिर कंपास से इतनी लेंथ खोलकर एक आर्क लगा देंगे तो ये आपकी √3 आ गई। जो स्पाइरल वाली एक्टिविटी है वो भी यही है, इस तरह से आप बार-बार इनको ज्वाइन करते जाओगे तो √4 √5 √6 एंड सो ऑन आप बना सकते हैं। ओके 1.2 एक्सरसाइज हमने रिवाइज कर ली। नाउ मूविंग टू 1.3 एक्सरसाइज। तो 1.3 एक्सरसाइज में हमारे पास अब कंसेप्ट है कि हम रैशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं कि रैशनल और इरैशनल नंबर में उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और किस तरह से हम रैशनल नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं रैशनल नंबर के बारे में। तो रैशनल नंबर इज अ नंबर व्हिच इज ऑफ द फॉर्म p by q, q is not equal to 0 and p and q are integers। ओके नाउ ये जो रैशनल नंबर है इसके ना ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसके अंदर दो टाइप के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग नेचर एंड सेकंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग का मतलब होता है रुकना, स्टॉप होना, एंड होना, किसी चीज का खत्म होना, टर्मिनेट होना। तो रैशनल नंबर दोज व्हिच आर ऑफ टर्मिनेटिंग नेचर, दोज व्हिच आर ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नेचर। अब टर्मिनेटिंग अगर है तो डेफिनेटली जब वो रुक गया तो वो रिपीट तो हो नहीं सकता, इसका मतलब टर्मिनेटिंग है तो बाय डिफॉल्ट इट इज नॉन रिपीटिंग और नॉन रेकरिंग, इसमें ये रेकर रीअकर नहीं होगा इसके डिजिट्स। जैसे एग्जांपल के लिए 1/2 1/5 1/5.2 1/2.5 1/1000 इट इज 0.001 3 है ना, तो फिर ये आ जाएगा। तो देखो कितने भी डिजिट्स हों बट कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर जाकर ये खत्म हो गया, एंड हो गया। तो दिस इज ऑफ द टाइप टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। इनमें एक बात स्पेशल होती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है ये जो p by q फॉर्म में जब सिंपलेस्ट फॉर्म होगी इनकी आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, जैसे 3/15, अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, कैंसिल करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। अब ये सिंपलेस्ट में, जब सिंपलेस्ट फॉर्म में उनको लिख देते हैं तो ये जो टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं इनमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि इनका जो q होता है ना, q डिनोमिनेटर, इसमें 2 के या 5 के फैक्टर्स होते हैं, यानी इनके डिवाइड में, इनके डिनोमिनेटर में 2 के या 5 के या दोनों के, सिर्फ 2 के भी हो सकते हैं, ओनली 5 के भी हो सकते हैं और 2 और 5 के मिक्स भी हो सकते हैं। जैसे 1/40 में 2 की पावर 3 है, 8 into 5 की पावर 1, 2 के फैक्टर है 5, कितने भी फैक्टर्स हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली ये नंबर किस टाइप का होगा, टर्मिनेटिंग। आप इसको डिवाइड करोगे ना तो ये डेफिनेटली टर्मिनेटिंग नंबर आएगा, 0.025 आ जाएगा ये 0.025 व्हिच इज अ टर्मिनेटिंग नंबर। ओके नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो है वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जैसे 1/3, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 0.3333 आता जाएगा, डिवाइड करूंगा लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से, अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा तो 910, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो जैसे 1/7 0.142857, अब ये इसके बाद रिपीट करना शुरू कर देगा। अब जैसे इसको मैं 0.3 बार लिख सकता हूं, जब ये बार लगाता हूं तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये बार रिप्रेजेंट करता है रेपिटेशन को। यहां पर ये दिखाता है कि ये पीरियोडिक आ गया इसके अंदर, ये जो नंबर है ये पीरियोडिक टाइप का नंबर है, मतलब बार के अंदर जितने डिजिट्स लिखे हैं आफ्टर दीस डिजिट इट विल स्टार्ट ऑन रिपीटिंग द सेम डिजिट्स। तभी मैं उसके लिए बार लगाता हूं कि मैं बार-बार एंड सो ऑन डॉट डॉट ना लिखूं, उसकी जगह शॉर्ट एंड दिस नोटेशन इज अडॉप्टेड 0.3 बार 0.14। अब इसका जो इसको बोलते हैं रैपिडिंग ब्लॉक, इस जो बार होता है ना बार को बोलते हैं रैपिडिंग ब्लॉक। इसके रैपिडिंग ब्लॉक में कितने डिजिट्स हैं, 6। आपसे क्वेश्चन आ सकता है, अब जैसे अगर 1/17 है, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 0.0588 ऐसे समथिंग ऐसे कुछ आएगा। अब उसको डिवाइड करते रहोगे ना और फिर लास्ट में क्या आएगा, एक जगह पर अगर ना खत्म हो जाएगा और वापस से 1 शुरू होगा डिवीजन में और वापस से 05 ही आना लग जाएगा, उसके बाद आप बार लगा देना और बार के अंदर काउंट करना, देयर विल बी 16 डिजिट्स, दैट मींस द रेपिटिंग ब्लॉक ऑफ 1/17 कंटेन्स 16 डिजिट। इट कैन कंटेन एनी नंबर ऑफ डिजिट्स बट इट विल कंटेन अ फिक्स नंबर ऑफ डिजिट्स, और इस टाइप के नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग करते हैं। अब टर्मिनेट नहीं हुए लेकिन एक पॉइंट पर आकर क्या हो गए, रैकर हो गए, तो इनको रैकरिंग कहते हैं। रैकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग बट रैकरिंग और रिपीटिंग। और कितने डिजिट्स पर रिपीट हो रहे हैं, जितने रैपिडिंग ब्लॉक में डिजिट्स लिखे हैं, तो रैपिडिंग ब्लॉक में डिजिट्स है 6, तो 6 डिजिट के बाद ये रिपीट कर रहा है। ओके अब देखो जैसे 0.5 था उसको 1/2 लिखना बहुत आसान है, कैसे, इसको 5/10 लिखो और 1/2 आ गया, या फिर इसको आप 0.5 को x मानो, 10 से मल्टीप्लाई करो बोथ साइड तो 10x, और 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5, डिवाइड में ले आए तो 1/2 इक्वल टू x। दैट मींस दिस इज नॉट अ बिग डील कि इन नंबरों को p by q फॉर्म में कन्वर्ट करना, वो तो हो ही जाएंगे इजीली कन्वर्ट। इनफैक्ट एवरी टर्मिनेटिंग नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फ्रैक्शन जिसमें डिवाइड में 10 होते हैं।
तो आपको इनको बिना लॉन्ग डिवाइड करे ही इस फॉर्म से डेसिमल फॉर्म में भी बिना लॉन्ग डिवाइड करे ही कर सकते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो 2/10 और 0.2 आ जाता है ऑटोमेटिकली। लेकिन यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 0.3 बार से जो 0.3 बार है इससे 1/3 कैसे बनाओगे, यानी कि या फिर ये नंबर दे रखा हो तो उससे 1/7 पर कैसे जाओगे। ये हमारा कांसेप्ट है जो आपको एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो इसी पर हम एक क्वेश्चन करते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल expansion form to p by q form where the decimal expansion form is of a rational number which is non-terminating and recurring, or you can say that decimal expansion which contains a bar, a repeating block, or you can say it is non-terminating type. Okay, तो जैसे अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ये तो आप सिंपली आप डिवाइड करके डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट कर सकते हो 1/3। सेकंड क्वेश्चन भी आप खुद कर सकते हो इजीली। थर्ड क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं, जैसे 0.6 बार है, इसको हम x ले लेंगे 10 से मल्टीप्लाई, इसके बहुत सारे मेथड होते हैं। इसके 10 से मल्टीप्लाई करा इक्वेशन नंबर 1 10 से, तो 10 into पॉइंट, ये 6 बार का मतलब है 6 एंडलेसली लिखा हुआ, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो ये डेसिमल एक पॉइंट आगे जाएगा 6 पॉइंट, अभी भी ये 6 इसमें कितने हैं इनफाइनाइट, इसका मतलब मैं इन 6 को 6 बार लिख सकता हूं 6.6 बार, और ये 10x हमारा चल ही रहा है। तो अब ये इक्वेशन 2 हो गई। अब क्या करो, सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दो, इक्वल सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स रिमेंस इक्वल, द रिमाइंडर्स आर इक्वल। ये आप यूक्लिड एग्जाम में पढ़ोगे जो आपका चैप्टर नंबर 5 आएगा। अब 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 10x में से x, लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड माइनस करते हैं और राइट में से राइट। 6.6 बार में से 0.6 बार को माइनस करोगे तो बार से बार वाले नंबर कैंसिल, बचेगा 6 और यहां आएगा 9x, x की वैल्यू 6/9 व्हिच इज 2/3, सो x इज 2/3। ओके, तो एक तो ये हो गया। अब दूसरा मेथड इसका अगर हम देखें तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 0.6 बार वाले क्वेश्चन को आप दूसरे मेथड में ऐसे भी कर सकते थे। 0.6 बार, इसको x लिया इक्वेशन नंबर 1, इसको 10 से मल्टीप्लाई करा 10x, 10 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे 10 into 0.6 बार, ये तो क्लियर आपको 6.6 बार आ जाएगा, इस 10x 6.6 बार को आप 6 plus 0.6 बार भी लिख सकते हो, 6.0 और 0.6 बार जब इनको ऐड करोगे तो 6.6 बार ही बनेगा, ऐसे लिख सकते हो। अब 0.6 बार किसके, यानी कि 10x किसके इक्वल आया 6 plus 0.6 बार। अब 0.6 बार किसके इक्वल था x के, तो इसकी वैल्यू x लिखो प्लस इक्वल टू 10x, ये वाला इस साइड आ गया लेफ्ट साइड, तो 10x - x 9x इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू 2/3। तो इस मेथड से जो इसको कर सकते हो। अच्छा, हमने क्या किया और एक शॉर्टकट दिया इसका, शॉर्टकट क्या 0.6 बार, तो डायरेक्ट आंसर आएगा 6/9। बार के अंदर जो भी डिजिट लिखा हुआ है वो लिखो और डिवाइड बाय जितने डिजिट है बार के अंदर उतने 9, एक डिजिट है 1 9, 2/3 डायरेक्ट आंसर। ये तभी होगा जब 0 से स्टार्ट होगा नंबर। अगर 0 से नहीं हुआ, मान लो 2.6 बार है तो कोई बात नहीं, हो जाएगा 2 6/9। करना वैसे ही है, बस 2 आगे आ जाएगा, मिक्स न्यूमेरिकल की तरह लिखना है 6/9, सेम वैसे ही इट इज 2/3। आगे सॉल्व करोगे तो 3 2 8 और 10/3 इट इज 10/3। इसको डिवाइड करोगे 2.6 बार आएगा वापस, सो यू कैन आल्सो वेरीफाई। हमने इस टाइप के नंबर को दो कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। फर्स्ट कैटेगरी डेसिमल के बाद, इस डेसिमल के बाद सीधा नंबर पे बार आता है, एक तो वो जिन डिजिट्स पे डायरेक्ट बार आता है, और दूसरा डेसिमल के बाद बार नहीं आता, जैसे 0.6 बार, इसमें पहले कोई नंबर आया फिर बार आया, जैसे 0.2357 पे बार है, इस टाइप के नंबर जिसमें डायरेक्ट बार से स्टार्ट नहीं होते। इन नंबरों में हमारा पहला टारगेट होता है क्या करें, डेसिमल के बाद बार लेकर आना है। तो हमें डेसिमल के बाद जहां पर बार स्टार्ट हो रहा है, रैपिडिंग ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले जितने भी डिजिट है, जैसे यहाँ 2 है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक होगा तो 10 से करेंगे, जितने डिजिट होंगे 10 की उतनी पावर से मल्टीप्लाई करके हम इसको इसी टाइप के क्वेश्चन में ले आएंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या रूल होता है, बहुत सिंपल होता है, डेसिमल में जितना रैपिडिंग ब्लॉक में जितने डिजिट लिखे हैं उतने 10 की पावर से बोथ साइड मल्टीप्लाई एंड देन इधर सबट्रैक्ट और इधर सब्स्टिट्यूट। तो आप जिस तरीके से कर लो। अब जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखते हैं 0.47 बार। अब इसको x मान लिया, p बाय q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखो, क्योंकि डेसिमल के बाद पहला 4 स्टार्ट है, मतलब 1, हमें डेसिमल के बाद रैपिडिंग ब्लॉक चाहिए, वो कब आएगा, यहाँ पर आएगा। इसका मतलब इसको हटाना है हमने, एक डिजिट है, एक डिजिट को हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई, तो 10x कितना आएगा 4.4 आ गई, डेसिमल एक डिजिट आगे चला जाएगा। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन हो जाएगी, इसको भी रहने दो, ठीक है। अब ये नंबर पहले की तरह बन गया, डेसिमल के बाद डायरेक्ट बार आ गया, बार में कितने डिजिट है, एक ही डिजिट है, 2 होते तो 100 से करते, एक है तो 10 से करेंगे, 3 होते तो 1000, 10 की उतनी पावर से करेंगे, 10 से फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जब इस इक्वेशन को 10 से करोगे 10 10 जा 100x, ये 47.7 बार। कैसे देखो 4.7777 ऐसे लिखा हुआ है, जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल एक डिजिट आगे चला देगा, तो इट विल बिकम 47.7 बार। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो अब आप इसको जैसे मर्जी एक्सप्रेस करना चाहे कर सकते हैं। जैसे देखो 2 मेथड है,
100x इक्वल टू, इस सिचुएशन को आप कैसे लिख सकते हो, इट कैन बी रिटन एज 4.7 बार प्लस 43। कैसे लिख सकते हैं, 43 और 4 47.7 बार, और 4.7 बार क्या है 10x, तो यहां पर इसकी जगह 10x आ गया और 43, खत्म क्वेश्चन। 100x 10x माइनस में आ जाएगा 90x इक्वल टू 43, तो x becomes 43/90। दूसरा तरीका, अब दूसरा तरीका ये है हमारे पास कि सेकंड इक्वेशन में से हम माइनस करेंगे, इसको थर्ड बोल देते हैं, थर्ड इक्वेशन को, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इन क्वेश्चंस को ना सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका ही होता है, वी क्रिएट टू इक्वेशंस, दो इक्वेशन हम ऐसे क्रिएट करते हैं जो डेसिमल के बाद रैपिडिंग ब्लॉक स्टार्ट करती हो सेम, ये भी वही है और ये भी वही है। अगर हम इसमें से इसको माइनस करें तो रैपिडिंग ब्लॉक से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखो 47.7 बार माइनस का 4.7 बार, ये दोनों कैंसिल हो गए तो 43 बचा। ऐसा करने से हमारे पास क्या हुआ, बार एलिमिनेट हो गया, और यही पर्पस था इस क्वेश्चन का, बार एलिमिनेट करना। तो 47 में से क्या माइनस करेंगे 4, तो इट विल बी 43.7 बार से 0.7 बार कैंसिल, और 100x में से 10x माइनस करेंगे 90x। अगेन वी हैव x इक्वल टू 43/90, और ये सब छोड़ो, इसका डायरेक्ट शॉर्टकट अगर एक नंबर में आ जाए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट आंसर देंगे हम। डेसिमल के बाद जो भी लिखा है उसको लिख दो पहले तो 47, उसके बाद उसमें से माइनस करना है जिस पे बार नहीं है, ये 4 है जिस पे बार नहीं है, विदाउट रैपिडिंग ब्लॉक वाला नंबर 4 है, 4 को माइनस करो, डिवाइड बाय में जिस पे रैपिडिंग ब्लॉक है उतने तो 9, रैपिडिंग ब्लॉक 7 पे है, एक डिजिट है एक 9, और जिस पे नहीं है उतने 0, एक 0, तो आंसर कितना है 43/90, यही इसका आंसर है। और ये फार्मूला हमेशा वर्क करता है, जैसे मान लो 2 3 4 और 3 4 पे बार है, तो क्या करेंगे, डिवाइड में तो आएगा 9 9 0, क्योंकि 2 पे बार है और एक पे नहीं है, तो 2 9 और एक 0। अब 234 में से क्या माइनस कर दोगे 2, जिस पे बार नहीं है, तो 232, हाँ आगे 2 पर कैंसिल हो रहा, तो कैंसिल करके आप सॉल्व करके आंसर निकाल लेना, 116 और 495 भी होगा, 495, यस, तो याद होगा इसका आंसर। चलो अब इस टाइप से आप कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें मुझे लगता नहीं है मेरे कराने वाला क्वेश्चन है कोई, 6th मैंने करवा दिया है, 1/17 वाला भी करवा दिया है। 7th क्वेश्चन कहता है राइट 3 नंबर्स whose decimal expansion are non terminating non recurring, 3 irrational नंबर बता दो, दैट मींस जिनके डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग हो। देखो पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 1 2 3 3 1 2 3 3 3 एंड सो ऑन। अगर मैं इसी पैटर्न को फॉलो करूं, ऑब्वियसली पैटर्न ही फॉलो हो रहा है, यहाँ पर 1 2 3, फिर 2 3 आ रहे हैं, फिर 3 3 आ रहे हैं, फिर 1 2 4 बार 3 आएगा, इस तरह से चलता जाएगा, तो आपको क्या लग रहा है कभी 1 2 3 दोबारा वापस आएगा? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। सो दैट मींस दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रेकरिंग। टर्मिनेट तो हो ही नहीं ना, और रिपीट होने के लिए यहाँ पर 3 कम होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो बढ़ रहे हैं, तो कभी भी 1 2 3 वापस आएगा नहीं, तो इस टाइप का नंबर। और भी बहुत सारे तरीके हैं, आपने कोई भी पैटर्न बनाना है, जैसे 4 5 4 4 5 4 4 4 5 एंड सो ऑन, ये भी हो सकता है। जैसे 0.43 4 3 3 4 3 3 3 एंड सो ऑन, ये भी हो सकता है। तो इस टाइप के कोई भी नंबर आप बना सकते हो। कई बच्चे क्या करते हैं, डेसिमल नहीं लगाते, इस टाइप से दे देते हैं, तो ये कोई नॉन टर्मिनेटिंग नंबर नहीं है, और ये मीनिंगलेस सी बात है कि आप कोई नेचुरल नंबर बता रहे हो, तो यहां तक, अब यहां तक आगे भी चल रहे हैं, तो चलो अगर हम नहीं भी लिख रहे तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग चलता रहेगा, तो ये तो एक नेचुरल नंबर होगा, कितना भी बड़ा हो जाएगा, इनफैक्ट ये डिफाइन नहीं हो रहा कि कहां पर जाएगा, तो ये कोई नॉन टर्मिनेटिंग नंबर नहीं है। डेसिमल जरूर आएगा, मतलब 0 पॉइंट या 1 पॉइंट लिख लो, 2 पॉइंट लिख लो, बट डेफिनेटली यहां एक तो आएगा नंबर। ओके, तो दीज आर 3 इररेशनल नंबर, और यू कैन से, अच्छा और इररेशनल नंबर क्या होते हैं, √2 पाई, ई भी होता है एक इररेशनल नंबर। √2 की वैल्यू अगर आप निकालो इस मेथड से, इस टाइप से करते हैं, 00 फिर 2 नहीं जा रहा तो डेसिमल लगाते हैं, फिर 4 96 फिर 400, इसमें 4 ऐड करेंगे 28, फिर 1 पे जाएगा, इस तरह से चलता रहेगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, ये जो स्क्वायर रूट निकालने का लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड था, तो आप देखो अगर सिंपल हम डिवीजन कर रहे होते, जैसे हम डिवीजन कर रहे होते 17 को मान लो 3 से, 3 5 जा 15 2 20, तो 3 6 जा 18, ये देखो वापस से 2 आ गया 0, फिर 18 पे जाएगा, फिर 2 0, इट मींस कभी ना कभी इस डिवीजन में ऐसा होगा, पहले वाला स्टेप रिपीट होगा, तो 5 और 6 6 चलता रहेगा, ऐसे आ जाएगा। बट यहाँ पर कभी भी ये 2 वापस नहीं आएगा, जब हर बार 2 0 ऐड हो रहे हैं, तो दैट मींस कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो ऑलरेडी आ चुका है, वो जो एक बार आ चुका है वो दोबारा आए,
अगर ऐसा होता कि एक बार जो आ चुका है वो दोबारा आए तो फिर से for 1 से एंड सो ऑन शुरू हो जाता, दैट मींस वो रेकरिंग हो जाता, तो फिर वो नंबर ऐसा इरेशनल नंबर होता ही नहीं। तो इरेशनल नंबर की यही पहचान है, और ये यहां से भी एविडेंट है एकदम कि स्क्वायर रूट मेथड में भी हमें कैसे पता लगता है कि कभी भी रिपीट हो नहीं सकता, क्योंकि ये वाली चीज वापस नहीं आ सकती हर बार आप 2 जीरो ऐड करते हैं। तो दैट्स व्हाई इरेशनल नंबर आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। राइट, 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर, तो आप कर सकते हो ये डिवाइड करके उनके बीच में 3 इरेशनल नंबर देने हैं। अच्छा, कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि उनको ये नहीं कई बार समझ में आता कि कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा नंबर छोटा है, जैसे इस टाइप से। अगर मैं पूछूं इन दोनों में कंपैरिजन करके बताओ कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा, तो एक सिंपल सी बात है, फर्स्ट डेसिमल के बाद यहां पर भी 0 यहां पर भी 0, कंपेयर नहीं हुआ, दोनों ही बराबर चल रहे हैं, यहां पर 0 यहां पर 0, कंपेयर नहीं हुआ, दोनों बराबर चल रहे हैं। ये 4 ये 5, बस हो गया कंपेयर, 5 इज ग्रेटर देन 4, तो ये नंबर बड़ा है। अब सपोज करो यहां पर आपके पास एक और लेते हैं 0.0043 और 0.000001, ये 043, तो 2 0, अब थर्ड वाला प्लेस यहां क्या है 4 और यहां क्या है 0, ये नहीं बड़ा हो जाएगा, 4 0 से बड़ा, तो डेफिनेटली ये बड़ा होगा, सिंपल। ओके, 9th भी आप कर लोगे। विजुअलाइजिंग एक्सरसाइज, विजुअलाइजिंग में क्या करना होता था, एक मैं क्वेश्चन खुद से करा देता हूं विजुअलाइजिंग वाला। तो मान लो आपको विजुअलाइज करना है 2.345 को नंबर लाइन, तो डेफिनेटली 2 और 3 के बीच में आएगा, तो सबसे पहले तो 0 1 2 3, हमें 2 और 3 नंबर मेन चाहिए, तो 2 और 3 के बीच में आएगा, तो हम क्या करेंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास लेंगे, ग्लास 2 और 3 के बीच में रखेंगे, जूम करेंगे इसको, जब हम इसको जूम करेंगे तो ये यहां पर, अब हम 2 को यहां देखेंगे, यानी जूम करने पर तो बड़ा सा दिखाई देगा, तो 3 यहां 2 यहां, अब 2 से 3 की लेंथ को हमने जूम करके इतना बड़ा कर लिया, क्योंकि हमें 2 और 3 के बीच में इतने डिजिट तक क्लियरली वो नंबर देखना है। अब 2 और 3 को हमेशा इनको 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, बेसिकली 9 पॉइंट्स आएंगे, 10 ऑटोमेटिक पार्ट्स हो जाएंगे, 2.1 इक्वल होंगे 2.2 2.3 2.4 2.5 एंड 2.6 2.7 2.8 2.9 2.9 और 3.0, ये हो गया। ये नंबर 2.3 से तो बड़ा ही होगा ना, ऑब्वियस बात है, अगर कंपेयर करो आप तो 2.3 पीछे कुछ नहीं लिखा तो 2 0, तो ऑब्वियस बात है ये नंबर 2.3 से बड़ा होगा, मतलब 2.3 के बाद मिलेगा, यहां इसके बाद मिलेगा। तो अब हम फिर से एक क्या लेंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास, और इसको जूम करेंगे, 2.3 यहां, 2.4 एक्सट्रीम एंड में, इनके बीच में यहां 2.30 2.40, इसको फिर से 2.31 2.32 2.33 2.34 2.34 और 2.35 एंड सो ऑन, इस तरह से 2.39 तक। अब हमें चाहिए 2.344, अब अगर मैं यहां पर 4 कर दूं तो स्टिल 3 4 तक कंपेयर करें तो यहां 5 है यहां 0 है, तो यही बड़ा होगा, इसका मतलब 2.34 से भी बड़ा होगा, तो 2.34 से बड़ा यानी कि इससे आगे जा रहे हैं, तो 2.34 और 2.35 इसको भी आपने जूम कर दिया, तो 2.350 एक जीरो खुद से लगाते हैं, और 2.340, अब 2.341 342 343 344 2.345, ये नंबर आपका विजुअलाइज हो गया। तो इस टाइप से आप नंबर लाइन को सक्सेसिवली बनाकर जूम प्रोसेस से मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से आप इसको किसी भी नंबर को कितने भी डिजिट्स तक देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो 1.5 है, इसमें आपको क्या करना है, एक तो इसमें रैशनलाइजिंग का कांसेप्ट है। अच्छा, एक बात आपको पता होनी चाहिए, अगर हमारे पास एक रैशनल नंबर है और दूसरा नंबर क्या है, इररेशनल, एक नंबर रैशनल है और दूसरा नंबर इररेशनल है, वन इज रैशनल एंड अदर इज इररेशनल, तो रैशनल विद इररेशनल नंबर का जो ऑपरेशन हुआ, एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन विद रैशनल एंड इररेशनल, द वन नंबर इज रैशनल अदर इज इररेशनल, इन दोनों नंबर को प्लस कर लो, माइनस कर लो, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लो, तो आपका जो रिजल्ट होता है, जो आंसर होता है, वो हमेशा इररेशनल नंबर होता है, दैट इज ऑलवेज इररेशनल नंबर। तो अब ऐसा क्यों, जैसे मान लो 2 है, उसमें मैंने ऐड किया सपोज कोई इररेशनल नंबर √2, तो 2 को मैं 2.0000 ऐसे लिख सकता हूं, अब √2 होता है 1.414 एंड सो ऑन, अगर इसको ऐड करेंगे तो 3 ये 00 की कोई वैल्यू नहीं है इसके सामने, मतलब जो इसमें होगा उसमें 0 ऐड होगा तो यही आएगा। अब ये वैसे ही नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग थे, तो यहां भी आएंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग,
दैट मींस दिस विल बी अ इरेशनल नंबर। सिमिलरली माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए होल्ड करता है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है यहाँ पर, अगर रैशनल नंबर हमारा 0 हो गया तो 0 में अगर हम इरेशनल नंबर ऐड करें, ठीक है, रैशनल रैशनल का हाँ बस प्रोडक्ट में ध्यान रखना है, प्लस माइनस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर हम प्रोडक्ट करते टाइम रैशनल नंबर को 0 ले लेंगे तो उस केस को छोड़कर, इसका मतलब इन प्रोडक्ट नॉन जीरो रैशनल नंबर का इररेशनल नंबर से प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट इररेशनल होगा। तो ऐसा नहीं कहते हम कि एवरी रैशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाय इररेशनल नंबर इज ऑलवेज अ इररेशनल नंबर, देयर इज एन एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन है 0 की, अगर मैं 0 को √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 ही आएगा, व्हिच इज रैशनल। तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई ना, तो इसीलिए पहले हम क्लैरिटी रखते हैं कि वैसे तो ठीक है किसी भी रैशनल नंबर का इररेशनल से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो आंसर इररेशनल होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है कि 0 नहीं होना चाहिए रैशनल नंबर, और किसमें, प्रोडक्ट में। और डिवीजन में भी नहीं होना चाहिए कि अगर आप ऐसे कर लो 0/√2 तो आप कहोगे इररेशनल, ये तो 0 ही आएगा। तो 0 प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई में वैसे ये चार चीजें नहीं होती, दो ही होती हैं, प्लस माइनस एक ही है और मल्टीप्लाई डिवाइड। अगर मैं बोलूं किसी नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आप इसको ऐसे कह सकते हो ना, 3 को 1/4 से डिवाइड कर दो। डिवाइडिंग 3 by 1/4 इज सेम एज मल्टीप्लाइंग 3/4, ये ऊपर तो आ जाएगा। तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन हिडन होता है, इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्लस एंड माइनस, ओके। लेकिन दोनों इररेशनल नंबर हो तो कोई गारंटी नहीं है। अगर दोनों नंबर इररेशनल हो गए, एक इररेशनल दूसरा भी इररेशनल है, अब आप इनको ऐड करो, सबट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो रिजल्ट हमें नहीं पता, रैशनल भी हो सकता है, इररेशनल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम √2 में √3 ऐड करें तो इररेशनल आएगा, लेकिन अगर हम √2 में ऐड करें 2 - √2, पहले ये बताओ मेरे को 2 - √2 कैसा नंबर होगा, इररेशनल। क्यों होगा इररेशनल, क्योंकि 2 रैशनल है, √2 irrational है। The difference of a rational and irrational is also irrational. Now this is irrational added to irrational, cancel out, √2 से √2 बचा क्या 2, which is rational। irrational का irrational में एडिशन rational भी हो सकता है और irrational भी हो सकता है। तो that means अगर दो नंबर का सम rational है तो आप ये नहीं कह सकते कि वो दोनों नंबर rational होंगे, वो दोनों नंबर irrational भी हो सकते हैं और rational भी हो सकते हैं। हाँ, लेकिन एक रैशनल और एक इररेशनल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सम रैशनल है तो एक रैशनल एक इररेशनल नहीं हो सकता, या तो दोनों रैशनल होंगे या फिर दोनों इररेशनल होंगे। ओके, अब इसमें 2 - √5 इररेशनल होगा क्योंकि 2 रैशनल है, √5 इररेशनल है, आप डिफरेंस कर रहे हो, प्लस माइनस एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन। 1/√2 इररेशनल होगा, 2 इररेशनल है, 2 से प्रोडक्ट करेंगे इररेशनल आएगा, 2/√2 7/7 √7 से √7 कैंसिल, तो दोनों ही इररेशनल है, तो देयर डिवीजन मे बी अ रैशनल मे बी अ इररेशनल, तो यहां पर है रैशनल, 2/7 इज रैशनल। ओके, 3 + √23 - √23, √23 से √23 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 3, और 3 कैसा है, रैशनल। सिंपलीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब जैसे इसमें आइडेंटिटी लगानी है हमने, या इवन विदाउट आइडेंटिटी भी आप सॉल्व कर सकते हो। 3 + √3 को 2 + √2 से मल्टीप्लाई करना है। सो इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन यू यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव रूल, 3 times 2 + √2 and plus √3 times 2 + √2. Even there is no need to apply this product symbol, we have used the bracket, or you can use the dot. 3 2s are 6 plus 3 times √2, and always write root after the number 2 √3। हम इसको √3 into 2 नहीं लिख सकते, 2 √3 लिखते हैं, और plus √3 into √2। अच्छा, √a को √b से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा √ab, लेकिन ये तब पॉसिबल है जब a और b दोनों में से कोई एक कम से कम पॉजिटिव हो। इस तरह से √a को अगर हम √b से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा √ab। इसका भी ना एक लॉजिक होता है कि ऐसा क्यों आया। अब कई बच्चे क्या करते हैं, वो √a + √b को ऐड करके √a + b दे देते हैं, which is absolutely wrong। ना तो ये प्लस माइनस दोनों में ही होल्ड नहीं करता, इट इज नॉट इक्वल। ये मल्टीप्लाई डिवीजन में होल्ड करता है। अच्छा, मल्टीप्लाई डिवीजन में क्यों होल्ड करता है, इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों होता है ऐसा। देखो, √a × √b, इसको अब ये देखना है कि ये मल्टीप्लाई होकर कैसे आता है, हाउ विल मल्टीप्लाई इट, तो आपको लॉजिक क्लियर रहेगा, और आप वैसे फिर करोगे भी नहीं कि √a + √b को भी करने लगे, ऐसे उसमें नहीं होगा। इसका मतलब a की पावर कितनी है, 1/2, इसका मतलब b की पावर कितनी है, 1/2, ये मतलब है इसका। ओके, तो अब देखो a की पावर 1/2 और b की पावर 1/2। तो एक बार मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, जैसे मेरे पास 36 लिखा है, इस 36 के अगर मैं फैक्टर बनाता हूँ 36 के, तो 2 18 2 9 3 3
और 3 1। तो इसको आप 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 लिखने वाले हो, लिख दिया, सही है। ये 2 का स्क्वायर हो गया और ये 3 का स्क्वायर हो गया। अच्छा 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 3 6, आप इसको 6 इंटू 6 लिख सकते थे। तो अब आप देखो इस पे 2 पे भी स्क्वायर है और 3 पे भी स्क्वायर है, तो क्या इसको 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हो, क्योंकि ये भी तो 6 इंटू 6 ही आएगा, अंदर 6 है, उसका स्क्वायर 6 इंटू 6 और ये इक्वल भी है। दैट मींस आई कैन से a स्क्वायर b स्क्वायर कैन बी रिटन एज ab टू द होल स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है a का भी होता है और b का भी होता है, तभी हम उसको पैक कर देते हैं होल स्क्वायर में। यहां भी सेम सिचुएशन है, जहां पर वो स्क्वायर था वहां पे यहां पर पावर 1/2 है, सो वी कैन राइट ab टू द होल पावर 1/2। जब उसको ओपन करोगे तो यही आएगा। लेकिन अब रूट a प्लस रूट b में ये a की पावर 1/2 है, ये b की पावर 1/2 है, आप इसको कैसे ऐड कर सकते हो? a प्लस b की पावर 1/2 आपको पता है क्या आंसर आएगा? a प्लस b की पावर 1/2। अच्छा आपको ये पता है a प्लस b, तो ये तो क्लियर है कि ये ऐसे आता है। अच्छा एक बात, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो हायर लेवल ऑफ मैथमेटिक्स पर आप सीखोगे। इनफैक्ट अगर मैथ रहा तो a प्लस b का स्क्वायर क्या होता है? इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें 3 टर्म्स आती हैं अगर पावर 2 है तो। अब a प्लस b का अगर क्यूब करते हैं तो a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर 4 टर्म्स, अगर 4 पावर होगी तो 5 टर्म्स। बाइनोमियल थ्योरम से पता लगता है हमें अगर यहां पर 30 पावर होगी तो 31 टर्म्स आएंगी। अब मैं कह रहा हूं अगर a प्लस b की पावर 1/2, अगर a प्लस b की पावर 0 होगी, किसी की पावर 0 1 आता है तो उसमें 1 टर्म होगी, 1 ही होगा इटसेल्फ। a प्लस b की पावर 1 होगी तो a प्लस b 2 टर्म्स होगी। 0 है तो 1 टर्म है, 1 है तो 2 टर्म है, 2 है तो 3 टर्म है, 3 है तो 4 टर्म है, यानी जितनी टर्म जितना ये पावर लिखा है उससे एक टर्म ज्यादा होती है। लेकिन ये इंटीजर के केस में ट्रू होता है, ये 1/2 इंटीजर नहीं है। अब ये 0 से 1 के बीच में है, यू विल सरप्राइज टू नो इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। इसका अगर मैं एक्सपेंड करूंगा, इसका एक्सपेंशन करूंगा तो इसके अंदर इनफाइनाइट टर्म्स होंगी। इसको हम बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से एक्सपेंड कर सकते हैं। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कंटेनिंग इन दिस एक्सप्रेशन। हाउ दिस कैन बी इक्वल टू रूट a प्लस रूट b? ये रूट a प्लस रूट b तो हो ही नहीं सकता। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये गलत चीजें ना करें मैथ के अंदर, ये कभी भी इक्वल नहीं होता। मल्टीप्लाई डिवाइड में क्यों होता है उसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया, लेकिन प्लस या माइनस में आप इसे सेपरेट नहीं लिख सकते। ओके तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन चल रहा था, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया 2 प्लस रूट 2 से, फिर 2 को किया इससे, रूट 3 को इससे किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब कई बच्चे सोचते हैं इनको हम ऐड करते हैं, ऐड नहीं कर सकते, दे आर डिफरेंट। अब x में 5y को तो भी ऐड थोड़ा कर सकते हो, लेकिन x में आप 7x या 10x या x की कोई टर्म लाइक वालों को तो ऐड कर सकते हो। आप x में x स्क्वायर को ऐड थोड़ा कर सकते हो, हाँ, लेकिन 3x स्क्वायर में x स्क्वायर को ऐड कर सकते हो 4x स्क्वायर। इट हैज टू बी लाइक। तो सर्ड्स में भी लाइक सर्ड और अनलाइक सर्ड होती हैं, जैसे 3 रूट 2 और 5 रूट 2, दीज आर लाइक सर्ड्स। रेडिकल साइन है रूट 2, 2 की पावर 1/2, 1/2 इज अ रेडिकल साइन, तो ये लाइक सर्ड है, इनको आप ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हो। 3 रूट 2 प्लस 5 रूट 2, इनको अगर आप ऐड करोगे तो 8 रूट 2 आ जाएगा। कैसे आया? ये 3x है, ये 5x है, x कॉमन निकाल लिया, दैट मींस रूट 2 कॉमन निकालो, 3 प्लस 5 इज 8, तो 8 रूट 2। लेकिन अगर आपको ये कहें कि 3 रूट 2 में ऐड करो 5 रूट 3, सो यू कैन नॉट ऐड सिंपली, आप इसमें ऐड प्लस तो लिख सकते हो, लेकिन आफ्टर दिस आपको पता नहीं कि इसका आंसर क्या आएगा, बिकॉज आपको पहले रूट 2 को मल्टीप्लाई 3 से करना पड़ेगा, फिर रूट 3 की वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई करके फिर उन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। तो इन दोनों को ऐड इसलिए नहीं कर सकते, दीज आर अनलाइक, जैसे एक x है दूसरा y। ओके, नेक्स्ट पार्ट है 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3, इजीली आप कर सकते हो। a प्लस b टाइम्स a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो 3 स्क्वायर इज 9 माइनस रूट 3 स्क्वायर इज 3, सो 9 माइनस 3 इज 6। इस तरह से आप कर लोगे। अच्छा एक थर्ड क्वेश्चन है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस। इस क्वेश्चन का पूरा जो क्रक्स है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, क्वेश्चन आप खुद पढ़ना। इसमें ये कहना चाहता है कि हमें पता है कि पाई जो होता है, पाई वो कैसे आता है, एक सर्कल है, ये सेंटर है, तो ये इसका रेडियस होता है, और ये पूरा जो ये कोड है ये डायमीटर है, और डायमीटर होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस, ये भी रेडियस ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो ये जो इसका ये बाउंड्री है जिसको आप पेरीमीटर कहते हो, सर्कमफ्रेंस कहते हो, इस सर्कमफ्रेंस की लेंथ होती है 2 पाई r। तो अगर हम सर्कमफ्रेंस 2 पाई r को डिवाइड कर दें डायमीटर से, यानी कि 2r से डिवाइड करें, तो 2r कैंसिल, तो क्या बचा हमारा पाई, तो c/d क्या आ गया, पाई। तो ये कहना चाहता है ये जो पाई है, आपको पढ़ाते हैं या आपको बताते हैं कि पाई तो इरेशनल नंबर होता है, और c/d ये तो p/q फॉर्म में आ गया, और p/q फॉर्म का जो नंबर होता है वो तो रैशनल होता है।
तो वो कहता है ये तो फिर कॉन्ट्रडिक्शन होगी, ये कैसे हो सकता है कि कोई इररेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल है। तो यहाँ पर आपको कहना चाहता है कि आपको कंफ्यूजन हो रही है इस बात में कि पाई जो एक इररेशनल नंबर है वो रैशनल कैसे रिप्रेजेंट हो सकता है। तो वो कहता है आपको कि आप किसी को किस तरह से एक्सप्लेन करोगे, अगर आपको किसी को समझाना हो तो आप कैसे बताओगे कि यहाँ पर कोई कॉन्ट्रडिक्शन है ही नहीं, या अगर कॉन्ट्रडिक्शन है तो आप वो कैसे एक्सप्लेन करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इस बात का आंसर क्या है कि देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन। क्वेश्चन कह रहा है कि इट्स क्वेश्चन खुद ही कह रहा है आपको कि किसी बच्चे ने अगर इसको किया तो उसको कंफ्यूजन हो गया कि ये इररेशनल भी है रैशनल भी है, हाउ इट इज पॉसिबल। तो वी विल से द आंसर दैट देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन एट ऑल, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसके अंदर। पाई एब्सोल्युटली c/d होता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। और पाई इररेशनल होता है, दिस इज आल्सो द फैक्ट, नो प्रॉब्लम। बट एक चीज से प्रॉब्लम है, ये c/d को देखकर बोल देना कि ये रैशनल है, ये जस्टिफिकेशन, ये जस्टिस नहीं है। कैसे देखो, ये लिखा मैंने, ये p/q फॉर्म है तो आप कहोगे इसको ये रैशनल नंबर है, ओके। मैंने लिखा √2/√3, तो आप क्या इसको भी बोल दोगे ये रैशनल नंबर है? नो, ये भी तो p/q फॉर्म में है बट इररेशनल है, ये भी इररेशनल है। अब टोटल तो 2/3 का रूट हो गया ये, विच इज 0.6 बार का रूट, और ये जो है ये तो इररेशनल नंबर आएगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी p/q फॉर्म में कुछ भी लिखा हो और आप उसको बोल दो कि वो रैशनल है। हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि वो p/q फॉर्म में जो है p और q इंटीजर होने चाहिए तो वो रैशनल आएगा। तो इस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन, बेस्ट आंसर क्या है, हम लिखेंगे देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन एट ऑल, pi is always an irrational number but pi seems to be expressed in the form of c/d, which is correct. But in c/d we cannot say that c/d is a rational number. Why? It must have at least one value which is c or d. इस c/d में c या d में से कोई एक तो इररेशनल होगा, और हमें पता है कि अगर c/d में से कोई एक इररेशनल हो गया और अगर फिर रैशनल होगा तो रैशनल का इररेशनल से डिवीजन क्या होता है, हमेशा इररेशनल। तो c/d दिखने में रैशनल है पर एक्चुअल में रैशनल नहीं है, ये एक्चुअल में क्या है, इररेशनल नंबर, क्योंकि c और d में से कोई एक तो इररेशनल ही होगा। जैसे मान लो आपने रेडियस 3 ले ली तो डायमीटर 6 आएगा, तो डिनोमिनेटर जो डिनोमिनेटर है डायमीटर, ये जो डिनोमिनेटर है ये तो रैशनल हो गया। अब इसका सर्कमफ्रेंस क्या है, अगर रेडियस 3 है तो सर्कमफ्रेंस क्या होगा, 2 पाई, रेडियस 3 है ना, तो इसका जो सर्कमफ्रेंस है वो कितना है, 6 पाई। तो जो 6 पाई सर्कमफ्रेंस है, ये कैसा नंबर है, 6 पाई इररेशनल नंबर है, और ये 6 कैसा नंबर है, रैशनल। इररेशनल का रैशनल से डिवीजन करते हैं तो कैसा होता है, इररेशनल। 6 से 6 कट गया, पाई आ गया, और पाई इररेशनल, तो कॉन्ट्रडिक्शन कहां है, कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। पाई c/d फॉर्म में जरूर है पर c/d खुद ही रैशनल नहीं है, c/d इररेशनल है, क्योंकि आप ये गारंटी नहीं दे सकते कि c और d दोनों इंटीजर हैं। जिस दिन c और d दोनों इंटीजर हो जाएंगे तो पाई मिलेगा ही नहीं, फिर वो इररेशनल ही नहीं आएगा। तो दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रैशनलाइज करना। ये रूट 9.3 को हमें नंबर लाइन पर दिखाना है। तो इसमें हम पाइथागोरस वाला मेथड तो इसमें हम नहीं लगाते, क्योंकि 9.3 के आपको जो स्क्वायर करना होगा वो थोड़ा मुश्किल रहेगा, तो हम इसको दूसरे मेथड से करते हैं। इस मेथड में भी मैक्सिमम बच्चे जो है ना वो क्रैम करते हैं, तो आपको इस मेथड का एक लॉजिकल वे समझा रहा हूं मैं। आप किसी भी रूट x वाले नंबर को नंबर लाइन पर कैसे दिखाओगे, देखो इसके लिए क्या करो, एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास, आर.डी. शर्मा की बुक में थोड़ा अगर आप पढ़ोगे तो आपको एक आइडेंटिटी मिल जाएगी, और वो आइडेंटिटी है ये x + 1/2 का होल स्क्वायर माइनस x - 1/2 का होल स्क्वायर। अगर इसे आप ओपन करोगे तो एलसीएम 4 आया, और इसको ओपन करो x का स्क्वायर + 1 + में 2x माइनस में इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर। देखो अगर माइनस था आगे तो ये लो मैंने ब्रैकेट लगा दिया माइनस, अब अंदर फॉर्मूला ओपन होगा तो a का स्क्वायर + b का स्क्वायर माइनस 2ab, और डिवाइड बाय 4 एलसीएम ले लिया, x स्क्वायर और 1 देखो ये माइनस के होंगे दोनों, ये दोनों प्लस के, कट जाएगा माइनस और माइनस प्लस, 2x और 2x 4x, बाय में 4, ये कैंसिल, रूट x आ गया। दैट मींस वी हैव प्रूव्ड दिस आइडेंटिटी दैट ये जो स्क्वायर रूट है ये किसके इक्वल है, रूट x के इक्वल है। इस आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे, ज्योमेट्री में इसकी ट्रांजिशन करेंगे। यहां से एक बहुत और एक इंटरेस्टिंग थिंग है कि आपको पता है a + b का जो स्क्वायर होता है वो a² + b² + 2ab क्यों होता है। अभी हम इसको फोकस करेंगे कि इसको भी हम ट्रांजिशन करेंगे अलजेब्रा और ज्योमेट्री की, ज्योमेट्रिकल फिगर से अलजेब्रा प्रूफ करेंगे।
फिलहाल इसको हम ज्योमेट्री में लेकर जाएंगे। ये एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, दैट इज ट्रू, भी प्रूव कर दी मैंने। अब हम इसको ज्योमेट्री के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ज्योमेट्री में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करा, देखो हमने ये किया। अच्छा ये कुछ ऐसे दिख रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ there is some number x plus 1 by 2. Let me call this as h, x plus 1 by 2, so it is h square. Let me call this as say b, so it is b square. So it seems to be like, you know, h square is Pythagoras, by Pythagoras, p square plus b square. So it seems to be like p square plus b square and minus b square. So this cancel out. So we are left with only p square root and it becomes p, since p is positive. This is the idea. So we have to create h and b. If we create h and b on the number line in this way, we are done. अब इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो अच्छा एक और चीज नोट करते हैं, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, x plus 1 by 2 और x minus 1 by 2 में डिफरेंस क्या है। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं, LCM 2 आएगा, x plus 1 minus x साइन चेंज हो गया plus 1, x से x कैंसिल और 1 plus 1 2 by 2 1। दैट मींस इन दोनों का डिफरेंस 1 है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 है। तो ये नंबर इस वाले से 1 बड़ा होगा, ये वाला नंबर, ये नंबर इस वाले नंबर से अगर मैं इसको उधर ले जाऊं प्लस हो जाएगा, और ऐसे में देखो 2 x minus 1 plus 2, यानी कि ये नंबर इस नंबर से 1 ऐड है, 1 बड़ा है। तो अब हम क्या करते हैं, अच्छा अब एक चीज और, x plus 1 by 2, x plus 1 by 2, इसको फोकस करते हैं, x plus 1 by 2, यस इसको फोकस करते हैं। तो फोकस करने का मतलब ये है, आप एक नंबर लाइन बता दो, इस नंबर लाइन पर यहाँ आपका ओरिजिन यानी कि 0 है, एक पॉइंट ले लिया P और O से लेकर P तक की लेंथ है x, जो क्वेश्चन में जैसे 9.3 है तो 9.3, भाई रूट x के तो ड्रॉ करना है ना, तो x 9.3 है तो 9.3, अब रूट x को करना है तो रूट x मतलब खाली x, जो ये वाला x है, इतनी लेंथ है x, नंबर है एक रियल नंबर 9.3, अपलोड कर सकते हो स्केल से, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा और आप इसको ड्रॉ कर लो। अब क्या करो, यहाँ पर एक पॉइंट ले लो Q और P से Q की लेंथ होनी चाहिए 1, ये 1 यूनिट एक्सटेंड कर दो उसको। अब यहाँ से और यहाँ तक ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी है अपने पास, ये लेंथ है x plus 1। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस x plus 1 वाली लेंथ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, छोटी क्लास में आपने सीखा होगा ऐसा, क्या करते हैं हम, ये ऐसे इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं, यह एंगल 90 डिग्री क्रिएट हो गया। अब ये वाला पॉइंट जो है ये सेंटर आ गया, इस पॉइंट का नाम m रख लिया हमने, और इस m पॉइंट पर कंपास रखी, m से और m से q इक्वल होंगे, दैट इज ऑब्वियस बिकॉज़ m इज द मिड पॉइंट और परपेंडिकुलर भी होगा। तो अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूंगा तो इट विल बिकम अ सेमी सर्कल। नाउ व्हाट वी डू, ध्यान से देखना, इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं और डायग्राम को एक बार नीट एंड क्लीन दोबारा से, इतना डायग्राम दोबारा से बनाता हूं नीट एंड क्लीन समझाने के लिए सिर्फ। तो देखो यहां पर O था, यहाँ पर P और यहाँ पर Q, ये लेंथ हमने 1 ली थी और ये लेंथ हमने x ली थी। अब ये पूरी लेंथ का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया था, तो अब यहाँ से हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया था और ये वाले पॉइंट का नाम हमने m रख दिया था। तो इतनी लेंथ हमने x ली थी और ये वाली लेंथ हमने 1 यूनिट ली थी, तो टोटल लेंथ कितनी बनी, O से Q तक की टोटल लेंथ कितनी बन गई हमारे पास, x plus 1। तो यहां से लेकर OM तक की लेंथ कितनी होगी, x plus 1 डिवाइडेड बाय 2, और M से Q वाली लेंथ भी कितनी होगी, x plus 1 by 2, बिकॉज M इज द मिड पॉइंट। हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, जो आप छोटी क्लास में भी करते थे, हाफ ज्यादा ओपन करके ऐसे आर्क लगाते थे और फिर एक लाइन, दिस लाइन इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन सेगमेंट OQ व्हिच इज इक्वल टू x plus 1। ओके, अब हम क्या करते हैं, जो ये पॉइंट P दिख रहा है, M और P की लेंथ को निकालते हैं, M से P का डिस्टेंस निकालते हैं, M से P का डिस्टेंस, क्या M से P का डिस्टेंस आपको दिख रहा है, MQ माइनस PQ होगा, यस, M से Q इतनी लेंथ में से इतनी लेंथ को माइनस करोगे तो ये लेंथ आएगी। अब MQ वाली लेंथ कितनी है, MQ वाली लेंथ ये रही x plus 1 by 2 और माइनस 1, PQ की लेंथ 1 है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको यही कुछ सिचुएशन सिखाई थी कि x plus 1 by 2 x minus 1 by 2 से 1 बड़ा है, तो बड़े में से 1 माइनस तो छोटा आ जाएगा, सिंपली आप 2 एलसीएम ले लो और निकाल कर देखो, x plus 1 minus 2 कितना आया, x minus 1 by 2।
So this is nothing but MP is nothing but x minus 1 over 2. Since MP is x minus 1 over 2 and this length is x minus 1 over 2 and this MQ length or OM length is x plus 1 by 2. Okay, now the most important point, अब ध्यान से देखना यहाँ पर ये लेंथ हमने x minus 1 by 2 निकाल लिया, वहां लिख दिया हमने। अब हमने क्या करना है, देखो P पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। कैसे करते हैं, P पॉइंट पर कंपास रखी, एक आर्क ड्रॉ करी, फिर ये 120 और ये परपेंडिकुलर यहाँ आ गया। इस पॉइंट का नाम R रख लेते हैं। M को किससे ज्वाइन करते हैं, R से। M को ज्वाइन कर दिया हमने R से। नाउ सी केयरफुली, M को R से ज्वाइन करने के बाद MR की लेंथ कितनी होगी, MR की लेंथ होगी x plus 1 by 2। Why? ओके, इसका रीजन आपको बताता हूँ। ये M पॉइंट था और ये सेमी सर्कल था इस डायग्राम। इस M पॉइंट से अगर मैं कहीं पर भी कोई भी लाइन ले जाऊं तो ये क्या सभी रेडियस नहीं होगी, ये सभी रेडियस नहीं होगी। अरे सर्कल, उसका सेमी सर्कल, सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट के ऊपर लाइन लेकर जाएंगे, अगर हम ज्वाइन करेंगे, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ रेडियस। It is the length from center to any point on the circumference of the circle. So this must be the radius। और MQ और MP दोनों ही x plus 1 by 2 थी, तो रेडियस x plus 1 by 2 है, तो MR कितनी आई, x plus 1 by 2 because of radius। ओके, इसको हटा देते हैं अभी। अब MP, M से P वाली लेंथ आपने निकाल ली थी x minus 1 by 2, तो हो गया। ध्यान से देखें, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये इधर से भी 90 है, इधर से भी 90 होगा ना, ऑब्वियस बात है। ये एंगल 90 डिग्री, तो आपको एक ट्रायंगल दिख रही है, ये ट्रायंगल दिख रही है आपको, ये पॉइंट R है, ये पॉइंट M है और ये पॉइंट P है। M से P वाली लेंथ है x minus 1 by 2 का स्क्वायर, x minus 1 by 2, ओके, स्क्वायर नहीं है। और M से R की लेंथ है x plus 1 by 2। ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस, यही हमारा पर्पस था। h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, p का स्क्वायर, और उसके ऊपर रूट लगा हुआ है तो क्या बनेगा, रूट लगा हुआ है तो क्या बनेगा, p बन जाएगा। तो दैट मींस ये जो लेंथ आएगी, ये लेंथ किसके इक्वल आएगी, रूट x के। कैसे, अगर मुझे pr की लेंथ निकालनी है तो मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा, और पाइथागोरस थ्योरम से pr की लेंथ, pr का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, pr का स्क्वायर इक्वल होगा mr का स्क्वायर माइनस mp का स्क्वायर। अब mr का स्क्वायर क्या है, x plus 1 by 2 का होल स्क्वायर, और mp का स्क्वायर क्या है, x minus 1 by 2 का होल स्क्वायर, और यहां पर स्क्वायर था तो ये रूट आ गया, तो यहां pr बचा। अब ये वाली चीज किसके इक्वल है, एग्जैक्टली इसको हमने सॉल्व करके प्रूव किया था, ये चीज किसके इक्वल है, रूट x के। तो यानी कि pr कितना आ गया, रूट x। सो वी हैव सक्सेसफुली ड्रॉन रूट x। बस अब उसको नंबर लाइन पर कैसे दिखाना है, ये रूट pr कंपास से ओपन करके एक आर्क लगा दो, बस वो रूट pr जो है वो ड्रॉ हो गया। तो ये इसका प्रूफ था कि 9.3 के लिए हम सेमी सर्कल क्यों लेते हैं और ये सब क्यों करते हैं। तो अब 9.3 वाला क्वेश्चन कैसे करोगे, देखो ये लेंथ लेनी है 9.3, यहां से लेकर यहां तक। अब 1 यूनिट और ले लेनी है, टोटल 10.3 होगी। अब आपने परपेंडिकुलर सेक्टर कर देना है, फिर आपने सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। तो ठीक, अब आपने यहाँ पर एक 90 डिग्री एंगल बनाना है, तो ये जो लेंथ आएगी ये रूट 9.3 आएगी। वो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए किया था, आप लोग ड्रॉ करना चाहो कर भी दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपके पास ये लेंथ 9.3 है, कंपास लेकर यहाँ पर, तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ रूट 9.3 ड्रॉ हो जाएगी। ऑलराइट, वो रूट 5 वाला क्वेश्चन भी आप इससे कर सकते थे। इनफैक्ट एक बार मैं करके दिखाता हूँ, बहुत इजी हो जाएगा रूट 5 का क्वेश्चन। ये 5 लिया हमने, यहां से लेकर यहां तक 1, टोटल लेंथ कितनी होगी 6। अब इसका हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करा ऐसे करके, हाफ से ज्यादा। अब ये बताओ, ये पॉइंट से यहां तक की लेंथ कितनी होगी 3, क्यों, टोटल 6 थी ना, हाफ 3, और यहां तक की लेंथ भी कितनी होगी 3। मतलब सेंटर से दो एंड पॉइंट पर, और ये सेमी सर्कल है, ये डायमीटर है, डायमीटर 6 है तो रेडियस 3 होगी, दिस रेडियस इज 3। अब ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट यहां तक की लेंथ कितनी होगी, देखो यहां से लेकर यहां तक ये वाली लेंथ कितनी है हमारे पास 3, उसमें से ये लेंथ कितनी थी 1, तो ये लेंथ कितनी बच गई 2। अब यहां से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें और इसको ज्वाइन कर लें, तो ये जो ज्वाइन करेंगे हाइपोटेन्यूज 3 होगा, ये 2 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से 3 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 2 का स्क्वायर प्लस ये लेंथ x मान लेते हैं, प्लस x का स्क्वायर, तो 9 = 4। आई थिंक ये सबसे ज्यादा आपको क्लियर हुआ होगा।
तो यही 9.3 में था। मैं 9.3 में इसलिए नहीं करके जाया क्योंकि कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती, इसमें आप बहुत इजी से समझ सकते हो। तो x स्क्वायर 5, तो x कितना आया √5। देखा जाए तो उसमें भी पाइथागोरस को यूज किया था, इसमें भी पाइथागोरस को यूज किया, बट यहाँ पर पाइथागोरस को यूज करने का जो वे है वो अलग हो गया। इसमें हमने सेमी सर्कल से उसको किया। अब x ये वाली लेंथ √5 है, तो आप यहाँ से कंपास से इतना ओपन करके यहाँ पर रखकर आर्क ड्रॉ कर सकते हो। ओके, ये लेक्चर आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है जो 9th क्लास में पढ़ते हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको फर्स्ट टाइम देख सुनने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी। किसी को भी कुछ क्लियर ना हो तो मेरा एक सजेशन है, इसी को दोबारा से रिवाइंड करके देखें और जस्ट जो पॉइंट आपको क्लियर ना हो दोबारा देखें, आपको 100% समझ में आएगा। हाँ, अगर आपको पढ़ने का मन है तो a² + b² + 2ab। अब यहाँ पर मैं एक इंटरेस्टिंग सा एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी को प्रूव करके दिखाता हूँ। a + b² = a² + b² एंड +2ab। इसको प्रूव करते हैं। हाउ वी विल प्रूव इट? तो लेट अस टेक अ लेंथ a, इस पॉइंट का नाम p रखा और ये वाला पॉइंट m रख लिया। ये आर्बिट्रेरी लेंथ है a। मतलब आप ये समझो, एक पॉइंट दो आप मेरे को, जैसे आपने मुझे बोला कि एक पॉइंट मैंने बोर्ड पे ड्रॉ कर दिया, ये पॉइंट a रख लिया मैंने। अब मैं a पॉइंट से ना आगे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, जहां आप मुझे बोलोगे मैं वहीं पर रुक जाऊंगा। अगर मुझे नहीं बोलोगे मैं चलता रहूंगा। एक लाइन जितनी मर्जी लंबी लाइन कर लो, यानी कितनी भी लेंथ हो आर्बिट्रेरी, तो आपने मुझे बोला रुकने के लिए, मैं यहीं पर रुक गया, तो ये लेंथ फिक्स होगी। मतलब कितनी भी हो सकती है लेंथ, रैंडम है ये पॉइंट b। फिर से यहाँ पर मैं स्टार्ट हुआ, फिर आपने मुझे बोला यहीं रुक जाओ, तो मैं सी पर रुक गया। तो ये लेंथ a है और ये लेंथ b है। a और b कितनी भी हो सकती है, बड़ी छोटी कैसे भी हो सकती है। तो एक लेंथ a है और एक लेंथ b है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसी को a लेंथ, फिर से नीचे उतनी ही लेंथ और फिर उतनी ही लेंथ b, फिर यहां से अगेन a लेंथ और फिर यहां से b, और फिर यहां से a लेंथ और फिर यहां से b। तो isn't this a square? ज्योमेट्रिकली एक स्क्वायर बन गया जिसकी ईच साइड क्या है a + b, इसकी हर एक साइड a + b है। तो अगर मैं आपसे पूछूं एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा है एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दोनों इक्वल होते हैं तो साइड स्क्वायर आ गया। अब साइड है a + b, इसकी जो साइड है वो a + b है और एक साइड a + b है। तो एरिया ऑफ दिस स्क्वायर इज a + b टू द होल स्क्वायर। बट वी डोंट नो व्हाट इज a + b होल स्क्वायर। हमको ऐड करके स्क्वायर तो कर सकते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि a + b स्क्वायर एक्चुअल में किसके इक्वल आएगा। तो अब क्या करते हैं, देखो अगर मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दूं और इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दूं, तो डेफिनेटली ये ज्वाइन होंगे, क्योंकि यहां भी ये लेंथ है, यहां भी ये लेंथ है। आपको पता है सभी 90 डिग्री एंगल होते हैं, पैरेललोग्राम लगेगा और पैरेलल आ जाएंगे, ऑब्वियस बात है ये। तो ये लेंथ भी ये होगी, ये लेंथ भी हो जाएगी। Isn't that cool? कितने पार्ट्स में ब्रेक करा हमने इसको? 4 पार्ट्स, 4 सब पार्ट बन गए इसके। अगर मैं इस पार्ट का एरिया, इस पार्ट का एरिया, इस पार्ट का एरिया और इस पार्ट का एरिया, इन चारों पार्ट के एरिया को प्लस कर दूं तो मेरे को यही मिल जाएगा। इस वाले पार्ट का एरिया a/a का स्क्वायर है और स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर, दैट मींस a स्क्वायर होगा ये वाले पार्ट का, फर्स्ट पार्ट का। फोर्थ पार्ट b/b का स्क्वायर है तो फोर्थ पार्ट का एरिया b स्क्वायर होगा। ये वाले पार्ट में ये लेंथ है a और ये ब्रेड्थ है, तो a/b रेक्टेंगल, एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ ab। और इस वाले पार्ट में ये a और ये b, इसका भी एरिया a/b। बस ये ऐसे रख दिया ट्रांजिशन करके, तो 2ab, ab + ab is 2ab, hence proof a - b square, a square - b square, a + b cube। a + b cube के लिए 3 डायमेंशन में जाना पड़ेगा। क्यूब का वॉल्यूम आप उसको क्यूब को कट करके उसके वॉल्यूम को अगर आप अलग-अलग से ऐड करोगे तो a + b का होल क्यूब भी आपका जो है ना फार्मूला प्रूफ हो जाएगा। एंड डायमेंशन तक भी जा सकता है ये। तो अलजेब्रा का ज्योमेट्री से क्या एक रिलेशन है, ये आपको मैथमेटिकल एक्टिविटी में भी मिल जाएगा, 8th 9th क्लास के अंदर मैथमेटिकल एक्टिविटी में भी। और इसका सिंपल अलजेब्रिक प्रूफ तो आप कर ही सकते हो, a + b को a + b से मल्टीप्लाई करो, डिस्ट्रीब्यूटिव लगाओ एंड गेट द आंसर। ओके, तो अब यहाँ पर हमने 1.5 एक्सरसाइज कर ली, एक लास्ट 1.6 एक्सरसाइज रहेगी, वो भी देख लेते हैं। और यहाँ फिर हमारा चैप्टर 1 रिवाइज हो जाएगा विद कांसेप्ट्स एंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। एग्जांपल आप खुद से करें, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लें। अच्छा, अब एक्सपोनेंट एंड पावर्स में कुछ तो रूल्स हैं जो आपको पता ही होने चाहिए। अभी फिलहाल मैं इसके बेसिक रूल, चलो a की पावर m × a की पावर n, ये क्या होता है a की पावर m + n, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है।
अच्छा a की पावर m बाय a की पावर n बेस अगर सेम हो, पावर डिवाइड में है तो फिर वो माइनस में चली जाएंगी। अगर a की पावर m के बाहर पावर n है तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा m इंटू n, और n की पावर m भी लिख सकते हैं भाई, a की पावर n और बाहर m ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, और आपके पास a की पावर m इंटू a की पावर n है, b की पावर n लगा लेते हैं, b की पावर सॉरी m लगा लेते हैं, तो इसको हम a b की होल पावर m भी लिख सकते हैं। इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा। अगर a बाई b की पावर m है तो हम a की पावर m बाई b की पावर m लिख सकते हैं। अच्छा, लेकिन a प्लस माइनस b में हम अलग अलग नहीं कर सकते पावर। अगर a प्लस b की पावर m है तो उसको हम a की पावर m प्लस b की पावर m नहीं लिख सकते। क्यों? अरे अगर m स्क्वायर होगा तो भी 2ab एक्स्ट्रा आता है, और 1/2 तो इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं, ये कभी भी इक्वल नहीं होते, सिर्फ 1 में इक्वल होंगे। अगर 1 होगा तो a प्लस b इक्वल टू a प्लस b होगा, लेकिन अदरवाइज नहीं। तो प्लस माइनस में नहीं होता ये वर्ड। अच्छा, इस प्रॉपर्टी के बहुत सारे कॉन्सिक्वेंस है, रिजल्ट्स हैं इसके। देखो कैसे, अगर मैं m और n की वैल्यू 1 1 रखूं तो एक स्पेशल केस बनता है। यहाँ पर m की और n की वैल्यू 1 1 1 रख देता हूं, m और n दोनों 1 रखता हूं, तो क्या होगा, a1 बाय a1 इक्वल टू a की पावर 1 माइनस 1 0, a से कट गया 1, तो आपको पता लगा किसी की पावर 0 करते हैं तो आंसर 1 आता है, इसीलिए आता है। जबकि 0 बाय 0 ये 0 के लिए ट्रू नहीं है। अगर मैं 0 बाय 0 करता हूं तो इसका आंसर 1 नहीं आता। क्यों? क्योंकि आप 0 को 0 से काट के 1 नहीं दिखा सकते। 0 बाय 0 11th क्लास में पढ़ेंगे, इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। इनफैक्ट 0 बाय 0 को आप जो कहेंगे मैं वो भी दिखा सकता हूं। 0 बाय 0 से 1 को 2 के इक्वल प्रूव कर सकता हूं, 7 को 8 के इक्वल, किसी भी दो नंबर को, दो रियल नंबर को जो इक्वल नहीं है उनको इक्वल दिखा सकता हूं 0 बाय 0 से, इस फॉर्म से। तो 0 बाय 0 ना तो 0 होता है, ना ही 1 होता है, ना ही इंफिनिटी वगैरह होता है, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। दिस इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ लिमिट। तो फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि फंक्शन किस नेचर का है। तो 9th क्लास में आपके लिए बस ये ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर 0 नहीं होगा, और वैसे भी आपको सिलेबस में क्वेश्चन में कभी 0 आएगा भी नहीं। a बाय a बेसिकली a की पावर 0 का होता है, फॉर a नॉन जीरो, a 0 नहीं होगा, यहाँ दिया ही नहीं होगा आपको क्वेश्चन में कभी a 0 फॉर a नॉन जीरो। ओके, सेकंड थिंग, a की पावर -1 इज इक्वल टू 1 बाय a, ये भी यहीं से ही आया है, ये भी यहीं से ही आया है। देखो a की पावर -1, इसको मैं a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं अगर, तो सेम ही रहेगा, नीचे तो a है, ऊपर a की पावर 1 और -1, a की पावर बेस में ऐड हो जाएगा, और a की पावर 0 भी आपने प्रूव किया 1 बाय a, तो आपको समझ में आया कि a की पावर -1 बाय a क्यों होता है। अच्छा, अब ऐसे भी देख सकते हो, a बाय b की पावर अगर -1 है तो ये b बाय a की पावर 1 हो जाएगा, ये नहीं है -1 है, इसमें रेसिप्रोकल करोगे तो पावर चेंज हो जाती है। ओके, 1.6 एक्सरसाइज देखते हैं और ये रूल्स इसमें यूज हो जाएंगे। तो 64 रेस पावर 1/2, 64 की पावर 1/2, 64 को आप 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का ना क्या तरीका होता है, ये जो सर्ड है ना s, ये जो s 1/2 है, ये सर्ड है, रेडिकल साइन है, इसको दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे 64 की पावर 1/2 है, इसके ऊपर रूट लगाकर, जब यहाँ 2 लिखा तो सिंपल रूट आता, अगर यहाँ 1/4 लिखा होता, 1/4, 64 की पावर 1/4 लिखा होता, तो हम ना यहाँ पर 4 लगा देते हैं। ये दोनों सेम बात है। nth रूट का मतलब होता है यहाँ n और यहाँ x, तो ये x की पावर 1/n nth रूट होता है। n में भी पॉजिटिव, n में भी नेगेटिव। ओके, तो हमें क्या करना होता है, जो रेडिकल साइन है, जैसे 1/2 है, तो जो ये नंबर है ना उसको 2 की पावर्स में एक्सप्रेस करना। तो 64 को 2 की पावर्स में 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि प्रॉपर्टी लगा सके, a की पावर m की पावर n मतलब a की पावर m टाइम्स n, which becomes 8 की पावर 2 times 1/2, 2 and 2 gets cancelled, 8 raised power 1 which is 8, तो ये आपका आंसर आ गया। It is simply the square root of 64 which is 8, 32 की पावर 1/5, so it is 2 raised power 5 into 1/5, तो ये कट गया, तो क्या आंसर आया 2। ओके, थर्ड इज 125 raised power 1/3, तो इसको आप 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, 125 को, और 1/3 पावर है 3 से 3 कैंसिल, तो ये 5 आ गया। सिमिलरली आप सेकंड क्वेश्चन देख सकते हो, 9 की पावर 3/2 है, तो ये देखना होता है हमें, जो ये नीचे वाली पावर है ये कैंसिल कर रही है, ऊपर वाली पावर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ 2 है, तो 9 को आप किसी नंबर के स्क्वायर में लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर और बाहर 3/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल, 3 की पावर 3 27। इस तरह से आप बाकी पार्ट्स कर सकते हो। 32 की पावर 2/5, तो 32 को आप 2 की पावर 5 लिख सकते हो into 2/5, तो 5 से 5 कैंसिल, 2 रेज़ पावर 2 इज 4, तो 16 रेज़ पावर 3/4, तो आपको 16
रेज पावर 3/4, तो 16 रेज पावर 3/4। तो आपने 16 को किस नंबर की पावर में लिखना है? किसी भी नंबर की पावर में जिसकी पावर 4 बनते हैं। तो एक काम करो, कई बार ना माइंड में नहीं आता, तो ऐसे क्या करो, इसके ना फैक्टराइजेशन कर लिया करो, तो आपको ना 101% आ जाएगा। इसके बाद 2 की पावर 4 बन रही है, तो यही हमें चाहिए था। इस तरह से 125 की पावर -1/3, it can be written as 5 raised power 3 -1/3। we are just converting it into simplest form। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बस ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। सॉल्व कुछ नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, बस ये दोनों इक्वल है, बस हमने दिखा दिए। अब जैसे थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में सिंपलीफाई करना है, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, a raised power m into n वाला फॉर्मूला लग रहा है। तो थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास है 2 raised power 2/3 into 2 raised power 1/5। तो इसको हम लिख सकते हैं, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, 2 की पावर 2/3 plus 1/5, so it is 3 और 5 कैल्सियम 15, 5 2s are 10 plus 3, तो ultimately we have 2 raised power 13 divided by 15, तो this is the answer। इस तरह से आप इसमें क्या रूल लगाया मैंने, अच्छा जब ये क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो आप ये मेंशन करेंगे a की पावर m, a की पावर n, you can add a की पावर m plus n, this formula is true for all values of m and n। a पॉजिटिव होना चाहिए, a यहाँ पर 2 है जो कि पॉजिटिव है, ओके। 1/3 की पावर 3 और देन पावर 7, तो अब इसको 1 की पावर 7 तो 1 ही रहेगा, 3 की पावर 7 into 3 21। नेक्स्ट इज 11 रेज़ पावर 1/2 और 11 रेज़ पावर 1/4। बेस से में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, हाफ में से 1/4 गया तो 1/4 ही बचेगा, तो ये आंसर आएगा 11 की पावर 1/4। आगे आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, यहीं तक छोड़ दोगे। 7 रेज़ पावर 1/2, 8 रेज़ पावर 1/2, इफ यू ऐड दिस इट विल बिकम 56 रेज़ पावर 1/2। ओके, सो दीस आर द रिजल्ट्स। और अब एक क्वेश्चन करते हैं हम रैशनलाइजेशन के ऊपर, हाउ टू रैशनलाइज। तो रैशनलाइज करने के लिए हमें रैशनलाइजिंग फैक्टर पता होना चाहिए। व्हाट इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर? वी हैव सम आइडेंटिटीज of square root। the identities are like this, root a plus root b। अगर ये है तो आप उसको root a minus root b से मल्टीप्लाई करोगे तो a plus b into a minus b, a square minus b square, so root a square minus root b square, and we know these are cancelled out, so left with a minus b। अब एक बात देखो, अगर हमारे पास ये है और मैं उसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये दोनों का प्रोडक्ट रैशनल फॉर्म में आ गया, a by b, a और a minus b में रूट नहीं है, दैट मींस इसको बोलते हैं रैशनलाइज करना। इसी तरह से ये माइनस ए प्लस हो, या अगर रूट ए प्लस रूट बी हो, तो इसको आप रूट ए माइनस रूट बी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा ए माइनस बी स्क्वायर, अगेन रूट कैंसिल हो गया। अगर आपके पास रूट ए है तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, सिर्फ सिंपल रूट ए से ही कर दो, ए आ जाएगा, रूट ए इनटू रूट ए इज रूट ए स्क्वायर व्हिच इज ए। तो यहाँ पर ये रूट ए रैशनलाइजिंग फैक्टर है इस रूट ए का, ये रूट ए माइनस बी रैशनलाइजिंग फैक्टर है इस रूट ए प्लस बी का। तो हमें रैशनलाइज करने का मतलब क्या है, रूट को कैंसिल करना, रूट को रिमूव करना। अब कुछ एग्जांपल करते हैं इसके ऊपर। जैसे क्वेश्चन कह रहा है आपसे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ऑब्वियसली डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं, बट कई बार हम न्यूमरेटर को भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। अब जैसे क्वेश्चन आया 2 + √3, क्वेश्चन कह रहा है रैशनलाइज कर दो, आपको दिख रहा है डिनोमिनेटर में √3 है, कैसे रैशनलाइज करेंगे, हमें इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा इसके रैशनलाइज फैक्टर से। तो व्हाट इज द रैशनलाइज फैक्टर? हियर द रैशनलाइज फैक्टर इज 2 - √3 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अगर यहां पर ये माइनस होता तो प्लस का आ जाता। अब ये बना हमारे पास 2 - √3 डिवाइडेड बाय a + b टाइम्स a - b, a square - b square, so 2 square is 4 minus √3 square is 3, so 4 - 3 is 1, so you are left with 2 - √3, तो आंसर इज 2 - √3। तो हमारा टारगेट क्या था, नीचे से √3 को कैंसिल करना, हटाना। देखो नीचे डिवाइड में तो √3 नहीं है ना, ऊपर आ गया, इसको बोलते हैं रैशनलाइज करना। जब हमारा आंसर रैशनलाइज होकर आता है तो डिनोमिनेटर में रूट रिमूव हो चुका होता है। तो यहां पर ये 2 - √3 इसकी रैशनलाइज फॉर्म है, 1/2 + √3 और 2 - √3 दोनों का आंसर सेम आएगा अगर आप जो कैलकुलेट करेंगे तो। ओके, इसका एक एडवांटेज क्या है, 1/2 + √3 इक्वल्स टू है 2 - √3 के। आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे a - b a + b, तो a square - b square, तो 4 - 3 1 1 = 1 सेम आएगा। अब यहां पर डिवाइड अगर मैं कहूं उसका आंसर निकालो, तो आप √3 का आंसर 1.732 एंड सो ऑन चलता ही जाएगा। अब 2 में से इसको माइनस करोगे तो 2 - 1.732 एंड सो ऑन ऐसे आएगा। ओके, तो ये तो चलो माइनस कर लिया, लेकिन अब यहां पर 1 / 2 + 1.732 एंड सो ऑन ऐड कर लिया, लेकिन आप इसको डिवाइड कैसे करोगे, 1 में ये वाला डिवाइड कैसे करोगे? तो यहां पर डिवीजन में ज्यादा प्रॉब्लम होगी rather than subtraction। तो this form is much better and convenient to handle with this form, that's why we rationalize। ओके, तो
आई होप आपको समझ में आए होंगे सारे कंसेप्ट्स। तो दैट वाज योर चैप्टर नंबर 1 और इसके साथ हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देख सकते हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।